और जो आपने फोन की बात करी है, तो इस पे हमें रेगुलेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े इजीली अवेलेबल है और बच्चों के हाथ में तो आज के टाइम में फोन रहता ही है। ठीक है। दिल्ली का साउथ इलाका सबसे पॉश माना जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे अजीब अजीब घटनाएं, यहाँ की स्टोरीज है, यहाँ पे लड़कियां बहुत ब्रूटली असॉल्ट की जाती हैं और वो घर वापस जा नहीं सकते क्योंकि सोसाइटल नॉर्म्स हमारे ऐसे हैं कि उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बच्चा अगर सोचे भी भागने का ना, उसको 24 घंटे ये समझाया जाएगा कि क्या करेगी अब जाके, कौन बुलाएगा, तेरा बाप भी तेरे को नहीं रखेगा। अब जैसे सेक्स वर्कर्स वगैरह हैं, तो इनके भी कई बार ऐसे केसेस आते होंगे कि इनके बच्चे हो गए, तो इनके बच्चों का कोई फ्यूचर होता है? बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स तो हैं, बट हाँ अगेन लड़की हो गई है तो आप समझ लो कि अब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ये तैयार हो गया। एक लड़की का फादर घर पे आता है देखने लड़के को, वो सबसे पहले क्या पूछता है कि आपके पास क्या है? लड़के का स्टेटस। लड़के का स्टेटस वो कैसे जानेगा कि कितना उसके पास लैंड है, गाड़ियां, किस घर में रहता है, कितनी जमीन है, उसके बाद क्या उसका प्रोफेशन है, सरकारी है या प्राइवेट है, फिर उसके लेवल पे डिसाइड होगी चीजें। ये गलतियां दोनों साइड से हो रही हैं। लॉज उस टाइम पे बन गए क्योंकि पड़ला इधर भारी था कि ज्यादा जो दहेज ही नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या रेप्स हो गया, जो भी इस तरह के जो क्राइसिस सिचुएशन हो रहे थे लड़कियों के साथ ही ज्यादा हो रहे थे, महिलाओं के साथ। नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरी पॉडकास्ट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा पॉडकास्ट स्टूडेंट सेंट्रिक होता है ताकि बच्चों को एक नई दिशा दे सके, और हम अपने पॉडकास्ट में ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं जिस पे शायद हर कोई बात करना पसंद नहीं करता। और आज हम जिस मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं उससे शायद आप थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं, पर इस पे बात करना जरूरी है। और इसी क्रम में हमारे साथ हैं मिस स्वाति शर्मा। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। तो मैम, जो एट अ टाइम पे सबसे मेन मुद्दा है और आप कह सकते हो कि जिस पे हमें बात करना ज़रूरी है, वो है सेक्स वर्कर्स जी, जिस पे शायद हर कोई बात करना पसंद भी नहीं करता है। बिल्कुल। तो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल ही आपसे ये है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं वो हमारे सोसाइटी में एक टैबू की तरह माना जाता है, वो पर्टिकुलर वर्ड जी। और रेड लाइट एरियाज के जिस हिसाब से कंडीशंस हैं वो रहने लायक भी नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, पहले तो मैं ये कहूँगी कि सेक्स वर्कर्स की तो बात थोड़ी सी दूर की है। सेक्स ही एक बहुत बड़ा टैबू है। बिल्कुल। जबकि सेक्स का मतलब क्या होता है? लिंग, कि आप स्त्रीलिंग हैं, पुल्लिंग हैं या कोई और लिंग है। बिल्कुल, है ना। बट हमें लगता है सेक्स सुन के हम घबरा जाते हैं कि क्या तो हो गया, क्या ही चीजें हो गई इसमें। पहले भी फॉर्म्स वगैरह में सेक्स लिखा आता था, बट अब जेंडर लिखा आता है ना। काफी जगह मैंने देखा है कि ये चीज नोटिस करा है कि अब सेक्स बहुत ही रेयर जगह मुझे दिखता है कि व्हाट इज योर सेक्स, तो नहीं है। तो हमने तो इस वर्ड को ही बहुत टैबू बना दिया है। तो इससे रिलेटेड हर चीज, चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो, सेक्स वर्क हो, हर चीज टैबू है। और अब अगर हम बात करें सेक्स वर्कर्स की, ऑफ कोर्स हमारे लिए तो ये कोई प्रोफेशन ही नहीं है ना। हमें लगता है कि आप रोटी कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो इसका एक डिग्निफाइड तरीका होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर वो महिलाएं या पुरुष भी होते हैं इसमें, जो भी ये प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, वो बहुत खुश होकर नहीं कर रहे हैं। देयर आर फीमेल्स, देयर आर पीपल जो आउट ऑफ, क्या कह सकते हैं, अपने लग्जरी को मीट करने के लिए करती हैं ऐसा। आप दिल्ली में हो, आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत से हॉस्टल्स हैं जहाँ पे लड़कियां करती हैं, ये प्रोफेशन चुनती हैं। लड़के भी आजकल तो बहुत वीडियोस भी आ रहे हैं लड़कों के कि मतलब बहुत डिग्निफाई कर रहे हैं वो। एक वर्ड भी यूज हो रहा है, जिगोलो, मतलब लड़कों के लिए आई गेस बोलते हैं, या पिंपिंग भी। तो कर रहे हैं लोग। बट अगर हम कोई भी काम, चलो हम एक नॉर्मल नौकरी की बात करते हैं जो हमारे यहाँ बहुत डिग्निफाइड माना जाता है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। बिल्कुल। मैंने गवर्नमेंट जॉब करी और मैं वहाँ पे भी करप्शन कर रही हूँ। अच्छा। या कुछ बहुत गलत कर रही हूँ वहाँ भी। मुझे एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में चुना गया, लेकिन मैं वो कर नहीं रही हूँ, मैं उनको दबा रही हूँ। तो एक तरह से डिग्निफाइड वो भी नहीं है। बिल्कुल, है ना। तो सेम गोज विद दिस ऑल्सो, कि यहाँ पे औरतें वो जो शौक से नहीं कर रही हैं, जिन्हें फोर्सफुली लाया गया, और अब क्योंकि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको वापस अपने घर में, फैमिली में, सोसाइटी में जगह नहीं देंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ना ही वो घरों में जाके काम कर सकती हैं, ना ही वो पढ़ाई कर सकती हैं। बिल्कुल।
है ना, हम एक घृणा की दृष्टि से उनको देखते हैं। तो फिर यस, इस वजह से ये टैबू है। और ब्रॉथल्स की कंडीशन तो ऐसी है कि आप समझ लो कि एक इंसानों का वो माचिस का डब्बा है। अच्छा। डॉर्मेटरीज बनी होती हैं, इतने कंजस्टेड, आप जैसे हमारा 3rd AC होता है ना, उस टाइप से वो ऐसे खचाखच होता है, बिल्कुल स्लीपर बोगीज की तरह हैं ब्रॉथल्स, एंड वहां पे काम हो रहे हैं जैसा टीवीज में वगैरह में दिखाता है। मूवीज में हमने देखा है कि ब्रॉथल्स हैं, बाहर लोग खड़े हैं, बुला रहे हैं। पता नहीं पहले होता होगा तो मुझे नहीं पता, बट अब जो मैं काम कर रही हूँ मैंने नहीं देखा कि औरतें ऐसे खड़ी होके बुला रही हैं। अपने सदर सुना होगा, दिल्ली में सदर बाजार, हाँ सदर बाजार, तो वहां से जो स्वामी श्रद्धानंद मार्ग जाता है जीबी रोड का, जहाँ पे नीचे हार्डवेयर्स मिलती हैं, सारी टॉयलेटरीज मिलेंगी, सिंक्स मिलते रहते हैं नीचे, आप देखोगे तो उसके ऊपर नॉर्मल घर हैं। अच्छा। वही है ब्रॉथल। अच्छा। है ना, उसके आसपास आप चलो ना, वहां पे आप चल रहे हो, आपके आसपास से लोग जा रहे हैं, हो सकता है उसमें से जो दलाल हो वो भी होगा, आपको नहीं पता चलेगा, वो एज नॉर्मल एज दैट है। मूवीज में वैसे दिखा रहे हैं कि खड़ी हैं बाहर, बुला रही हैं। मैंने ऐसा नहीं देखा अपने इस जर्नी में। और जीबी रोड तो बहुत हाई प्रोफाइल ब्रॉथल है यहाँ पे दिल्ली में, और वैसे ही हर एरियाज का है। जैसे बिहार में सराय रोड है, बनारस का कोठा फेमस है, बहुत मेरठ में बहुत फेमस है, अजमेर में बहुत बड़ा कोठा फेमस है। तो मैम जैसे इंडिया में सेक्स वर्कर्स को लीगलाइज किया हुआ है, हाँ, तो बोथल मेरे हिसाब से तो लीगलाइज नहीं है। नहीं। सेक्स वर्क में जो एक्ट आया था, आई थिंक 1956 में, उसमें सेक्स वर्क को क्रिमिनलाइज, प्रोस्टिट्यूशन को बेसिकली क्रिमिनलाइज नहीं कहा गया था। अच्छा। कि ये कोई वैसा ऑफेंस नहीं है, बट कुछ एक्टिविटीज हैं जैसे रनिंग अ ब्रॉथल, पिंपिंग हो गया, ये सब को बताया गया था कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके ला रहे हो, तो इन चीजों को इलीगल माना जाता है, अदरवाइज प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। तो जैसा भी आपने कहा कि बोथल इलीगल है, और हमें पता भी है जैसे आपने बताया, और मोस्टली बच्चों तक को भी पता है कि कहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। बिल्कुल, वो ऐसे जुबान पे रहता है। हाँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब सबको पता है तो वो एक्टिविटी रुक क्यों नहीं रही है? क्या फिर इसमें हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है? हाँ बिल्कुल, उनका फेलियर है। हम ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी से बताती हूँ। कि एक ब्रॉथल है दिल्ली में ही, मैं मोस्टली अभी दिल्ली में ही काम कर रही हूँ, दिल्ली मेरठ साइड। तो एक ब्रॉथल है, अपार्ट फ्रॉम जीबी रोड की मैं आपको बता रही हूँ। जीबी रोड नहीं, जीबी रोड तो चलो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वहाँ पे। मतलब आप जब एंटर करोगे आपको एक पेड़ दिखेगा, वहाँ पे कैमरा लगे हैं, अगर कोई वैसा आ रहा है आप आई कार्ड पहन के ही जाओगे, उनको पता नहीं कैसे भनक पड़ जाती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, साफ सफाई, आपको मिलेगा ही नहीं कुछ। ना ही वहाँ बच्चियां मिलेंगी, ना ही कुछ मिलेगा। तो इनके अलावा भी जैसे दिल्ली में बहुत सारे एरियाज हैं, छोटी छोटी झुग्गियां हैं, जहाँ से हम आए दिन गुजर रहे हैं, आप ऐसा मान लो। मैं ऐसे पर्टिकुलरली हाईलाइट नहीं करूंगी किसी जगह को, क्योंकि लोग रहते हैं वहाँ भी, मतलब चाहे वो ईस्ट दिल्ली हो, साउथ हो, कोई भी हो, बिल्कुल हाई प्रोफाइल एरियाज से लेके लो एरियाज जो भी हैं, सब जगह ये ब्रॉथल्स रन हो रहे हैं इलीगली। अब हमें कहीं से लीड मिला कि एक बच्ची आई है, अभी रिसेंटली हुआ था, ये बहुत रिसेंट की बता रही हूँ मैं आपको बात, आई गेस 2 महीने पहले, 2 या 3 दशहरा दिवाली के अराउंड का केस था ये। ठीक है। कानपुर से एक बच्ची को उसके फादर ने बेच दिया। 5-6 लड़कियां थी, 2 बेटे थे उनके, एंड ही वाज लाइक कि ठीक है 5-6 बेटियां हैं ही, तो उनको शायद ऐसा कुछ खबर मिली थी उनको, उनके फादर को, बच्ची वाज जस्ट 12 years old, कि इसका कहीं अफेयर हो रहा है, जस्ट बिकॉज उनको स्कूल भेजा जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है इसकी शादी करके हटाओ। फिर किसी ने उनके दिमाग में डाला कि शादी क्यों करोगे, इतनी सारे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे इसका दाम मिल जाएगा। ठीक है। एंड फादर और मामा इन्वॉल्व थे, ठीक है, एंड उन्होंने उनको ले जाके अजमेर में बिठा दिया। खैर भगवान की कृपा हुई कि ना वो शी इज़ रेस्क्यूड। अब क्या होता है कि अगर हमने बोला ठीक है, अब हम कहीं भी रेस्क्यू पे जाएंगे, हम पुलिस स्टेशन में एक ये देंगे एनजीओ की तरफ से कि भाई हमें यहाँ पे लीड मिली है, ठीक है। या मान लो एक स्पा की ही बात करते हैं, दिल्ली में इलीगल स्पास भी चल रहे हैं, आपको पता है क्या काम हो रहा है वहाँ पे। अब हमने दिया नोटिस कि सर ऐसे ऐसे हमें रेड करना है, कांस्टेबल्स या जो भी होने चाहिए ऐसे जाना है, और लेटर देख के हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। किसने लीक किया? तो ये काफी कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बट ये सच्चाई सामने आनी जरूरी है, पता होना चाहिए हमें, क्योंकि सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि हम इन चीजों पे बात करना चाहते नहीं है, पर अनटिल अनलेस हम इस पे बात नहीं करेंगे तो कैसे अवेयरनेस फैलेगी।
तो मैम जैसे आपने बताया, तो इसमें तो सारा मुझे लगता है सिस्टम इन्वॉल्व रहता है। बिल्कुल इन्वॉल्व है ना, पैसे हाँ, पहुंच रहे हैं महीने पैसे के। पहुंच रहे हैं। तो मैम ये तो हमने करी बात, जैसे आपने बताया कि कैसी कंडीशंस है। अब जैसे हमें पता है कि सेक्स वर्क यहाँ पे लीगलाइज है, और यूरोपियन देशों में भी लीगलाइज ही है, जैसे जर्मनी, नीदरलैंड में तो ओपनली होता है, पर फिर भी हमारे देश में वुमेन्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि इनका एक्सप्लॉयटेशन हम रोक सकें? एक्सप्लॉयटेशन एज इन फीमेल्स जो सेक्स वर्कर्स हैं, क्योंकि इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। बिल्कुल होता है। हाँ। बहुत बहुत बुरा होता है। अभी एक सेक्स वर्कर ही है, उनका सॉरी उनका बयान आया था कि कोलकाता गैंग रेप के बाद की अच्छा। अगर किसी को अपनी भूख मिटानी है, हमारे पास आओ ना, हम तो हैं यहाँ पे, क्या जरूरत है? क्या ये रेप का सॉल्यूशन है कि आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाओ? उनके राइट्स कहाँ गए? बिल्कुल। तो हमने तो अजीब अजीब धारणाएं बना रखी है ना, वो भी खुद ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं। तो हम तो खैर, हमने तो अपना वो नॉर्म ही पूरा गंदा बनाया हुआ है। सो एक्सप्लॉयटेशन भी इतना बुरे तरीके से होता है कि इनको जलाना, जो एक सैडिस्ट पर्सनालिटी होती है ना, कि पेन में देख के प्लेजर महसूस करना। हाँ। तो ऐसे लोग भी जा रहे हैं इनके पास। अच्छा। इनको बहुत बुरे तरीके से सेक्स की सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, इट इज़ वेरी अननेचुरली। वो कुछ एक अजीब सी ही क्या पॉर्न देख के जाते हैं, क्या करते हैं समझ नहीं आता है, उसको वो वहां पे चाहते हैं कि रियल में हो। अच्छा। ये समझना ही नहीं है कि पॉर्न तो एक आर्टिफिशियल सीन चल रहा है, आर्टिफिशियली उसको क्रिएट किया जा रहा है, पेमेंट मिल रही है, तो लोग एक्ट कर रहे हैं बेसिकली। दैट इज नॉट सेक्स। सेक्स इज कंप्लीटली अबाउट इंटीमेसी। बिल्कुल। वो आप कितना इमोशनली एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, कितना आपकी बॉन्डिंग इमोशनल, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे कितना आप कनेक्ट कर पा रहे हो एज पार्टनर, तब होता है। बट पॉर्न क्या है, वहां तो सब कुछ आर्टिफिशियल है, एक्टिंग चल रही है। पर मैम एक चीज जैसे अभी आपने बताया कि देखो सेक्स जो है, आपने बताया कि क्या होता है बेसिकली, बट मुझे लगता है इसमें मेनली जो रोल प्ले करता है वो होता है इंटेलेक्ट लेवल का। जी बिल्कुल। जो भी इन कामों में इन्वॉल्व होते हैं वो मेनली लोअर स्ट्रेटा के सोसाइटी के लाइक आप कह सकते हो कि मेंस मिलेंगे आपको, मेनली जो डेली वेज पे काम करते हैं, जो एक धारणा है। क्योंकि जो अपर मिडिल क्लास है, कहते हैं कि फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं, तो इन जगहों पे जाना पसंद करते हैं। तो मैम अभी आपका इस पे क्या कहना है कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? मतलब मुझे लगता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने जरूरी है इनके लिए। बिल्कुल। हाँ। और जो आपने पोर्न की बात करी है, तो इस पे हमें रेगुलेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े इजीली अवेलेबल है, और बच्चों के हाथ में तो आज के टाइम में फोन रहता ही है। हाँ। ठीक है। और मेरे हिसाब से यूपी गवर्नमेंट ने शायद इस पे बैन भी लगा दिया है। हाँ, आई गेस। हाँ। पोर्न मूवीज पे कि आप देखोगे तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। हाँ। तो ये इस पे आपका क्या कहना है? मतलब बेसिकली तो हमें और क्या करना चाहिए जिससे हर कोई इससे एसेस नहीं कर पाए? ठीक है। सो फर्स्टली मैं आपके इस बात का जवाब दूंगी, जो आपने स्ट्रेटा वाली बात की। तो जब हम ब्रॉथल्स में जाते हैं ना, तो जो लोअर क्लास आते हैं, जैसे रिक्शा वाले आ गए या लेबर्स आ गए, मजदूर आ गए, तो इनका क्या रहता है ना, दे आर मोर इनटू पेनिट्रेशन। इनके लिए सेक्स की परिभाषा ही पेनिट्रेशन है। अच्छा। इंटरकोर्स है, कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास उस लेवल का एक्सेस भी नहीं है कि हाई लेवल पे कैसे जा सकते हैं या एक सैडिस्ट वे में कैसे जा सकते हैं। अगेन हर जगह एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ भी वैसे लोग हैं, हम नहीं इनकार कर सकते। बट जो आप देखो ना, जो एस्कॉर्ट सर्विसेज होती हैं, उसमें कौन आते हैं? ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हाई फाई लोग होते हैं। दिल्ली का साउथ इलाका सबसे पॉश माना जाता है। यहाँ पे अजीब अजीब घटनाएं हैं, यहाँ की स्टोरीज है। यहाँ पे लड़कियां बहुत ब्रूटली असॉल्ट की जाती हैं। बट वो न्यूज मेरे हिसाब से बाहर आती नहीं आती है, क्योंकि पैसे भी तो मिल रहे हैं ना। अच्छा। अगर मुझे 1 घंटे में पैसे मिल रहे हैं, तो और वो भी अच्छा अमाउंट, जो शायद हम और आप पूरी महीने मेहनत करके अंत में कमाते हैं, वो उनको 1-1 घंटे 2-2 घंटे में मिल जाते हैं। तो मतलब एक हम कह सकते हैं डायलेमा बनाया हुआ है कि सेक्स वर्कर्स इज इक्वल टू लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, ताकि जो अपर सोसाइटी के लोग हैं वो न्यूज में आने ही नहीं चाहते। मतलब आपका कहना ही है, क्योंकि वो हाई फाई एस्कॉर्ट सर्विस की तरफ जाते हैं। हाई फाई में देखिए, लड़कियां यही वो ब्रॉथल्स की होंगी। अच्छा। जैसे अब मैं
मान लो बिहार से, यूपी से, झारखंड से लड़कियां आ रही हैं पढ़ाई करने, अच्छा। ठीक है, बहुत गरीबी से आ रही हैं, एंड अब यहाँ पे आके चमक धमक दिख गई, फोन चाहिए, ये फैशन वो फैशन, सबकी बात नहीं करी बट हाँ कुछ परसेंटेज है ऐसा जो डिनाई नहीं करेंगे इस चीज से। अब उनको वो क्लास मेंटेन करना है, क्योंकि अब यहाँ पे एक इन्फीरियोरिटी भी तो हो रही है ना, एक तो आप बिहारी हो, यूपी हो, आपको उसका भी डर है, प्लस अब आपको समाज में उठना बैठना, अकॉर्डिंगली खुद को तैयार करके चलना है उस लेवल पे। चाहे मेरे अकाउंट में 10 रुपए पड़े हो, लेकिन मुझे भी ज़्यादा तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैं एक बार मॉल में जाके वी मार्ट से लेकिन शॉपिंग तो करूंगी मैं, वो तो दिखाना है मुझे कि आज मैं गई थी। अब वो कहाँ से आएगा? ठीक है। अब ये जो नेक्सस वाले होते हैं, दलाल जिनको हम सिंपल भाषा में हम कहते हैं, ये ऐसे घात लगा के बैठे रहेंगे कि किसको जरूरत है। अच्छा, मतलब ये टारगेट करते हैं, ठीक है। अब उनको अप्रोच किया जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, फ्रेंड सर्कल, लड़कियां ऐसे फंसाती हैं लिटरली। अच्छा। कि अब जैसे मैं नई आई हूँ यहाँ पे और मेरी फ्रेंड जो ऑलरेडी इसमें है, अच्छा, अब वो मतलब मेरी फ्रेंड नहीं है लेकिन वो मेरी फ्रेंड बनेगी अब। अच्छा, मैं उसको पता तो चल जाएगा ना मेरा कंडीशन, हम बातचीत करने लग जाएंगे, अरे मेरे पास तो नहीं है भाई, मुझे भी अच्छा दिखना है, मुझे भी पार्लर जाना है, मुझे भी ये करना है, मुझे भी चीजें। तो अब वो मुझे फंसाएगी कि पता है मैं तो ऐसे ऐसे कमा रही हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास ये है, तुम भी कर सकती हो। उसको ऐसे माइंड वॉश किया जाएगा। तो मैम ने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो आप फ्रेंड सर्कल अपना चूज कर रहे हो बहुत वाइजली करना चाहिए। मैम ये तो आपने मतलब ऐसी बात बताई है कि बड़ा ही आप ये कह सकते हो कि हमें सोचना पड़ेगा इस पे। बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ। आपको मैं एक और मिथ बताऊं, यहाँ पे भी देखा है मैंने, एंड जब मैं भी कॉलेज में थी हॉस्टल में, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उनका घर था यहाँ पे। अच्छा। उनकी मदर मुझसे बात नहीं करने देती थी कि नहीं, वो हॉस्टल की लड़कियों से नहीं बात करना है, जो वहाँ से आई है, इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है। उस वक्त मैं बहुत ऑफेंड होती थी कि कैसे ये ऐसा बोल सकती है, क्यों बोल रही है ऐसा। बट अब जब मैंने ग्राउंड पे जब काम किया है तो मैंने देखा है कि ये कारण है ऐसा बोलने का, कि इनका संगत अच्छा नहीं है, ये तो अपने चीजों को पूरा करने के लिए उतर जाती हैं। आप सीपी का एरिया देख लो, आप हौज खास देख लो, आप गुड़गांव चले जाओ, और रात के एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो आपको हर एक मतलब स्टेशन के आसपास कुछ इनके एरियाज होते हैं, वहाँ खड़ी मिलेंगी आपको। बिल्कुल। और बहुत अच्छे घर की लड़कियां, बच्चियां मिलेंगी आपको। हाँ, बच्चियां भी मिलेंगी, और मेरे हिसाब से जो बाहर से या अफ्रीकन्स भी आजकल ज्यादा हो रखे हैं, ये भी आपको हर कॉर्नर पे खड़ी मिलती हैं। यहाँ आ जाओ ना, द्वारका वाला एरिया, ये जो तिलक नगर है, ये सब है, यहाँ पे अफ्रीकन्स ऐसे भरे हुए हैं। अच्छा। तो सब कैसे सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने तो नहीं किसी एमएनसी में देखा कि वो काम कर रहे हैं। अगर आपने भी काम किया, आप भी देख लो आपके इंस्टीट्यूशन में या कंपनी में कितने अफ्रीकन या जो फॉरेनर्स हैं वो कहाँ से सरवाइव कर रहे हैं। सब ऐसा नहीं करे, बट हाँ मोस्टली ड्रग सप्लाई, सेक्स वर्क, प्रोस्टिट्यूशन यही कर रहे हैं वो। तो मैम मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा पेरेंट्स का, क्योंकि हमारी एक सोसाइटल नॉर्म क्या बना हुआ है कि हम अपने बच्चों से इस पे खुल के बात करते नहीं क्योंकि हमें ये लगता है कि बच्चा बिगड़ जाएगा। हमारे यहाँ जो धारणा है कि अगर हम उससे ये बातें करेंगे तो बिगड़ेगा, पर हम ये नहीं जानते कि अगर हमने बात नहीं की तो गलत रास्ते में वो निकल जाएगा। और अभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा था कि जो मेन इशू क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, वो कर रहा है ये इजीली एक्सेस टू पोर्न। वो माइंड पे क्या है कि खिलवाड़ करता है, क्योंकि कहते हैं कि साइंटिफिकली देखे तो वो आपका डोपामाइन रिलीज करेगा कि हमें जल्दी सेटिस्फेक्शन मिल जाए, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है। और उसकी वजह से क्या है कि हम अपना एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड बना लेते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो करना चाहिए इस पे बैन। बिल्कुल। और यूपी गवर्नमेंट ने करके भी दिखाया, पर मुझे नहीं लगता है कि ये इम्प्लीमेंट हो पाया होगा, क्योंकि आज जितना इजीली मेरे हिसाब से पोर्न साइट अवेलेबल है उतना तो कुछ है ही नहीं अवेलेबल। आपको पॉर्न साइट्स पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप देखो ना सोशल मीडिया सॉफ्ट पॉर्न बन गए हैं, ऐसे ओटीटी एप्स आ गए हैं जो सॉफ्ट पॉर्न आपको परोस रहे हैं। बच्चों के लिए दिमाग खराब करने के लिए दैट इज सफिशिएंट। एक गलत वे में आप उनको एजुकेट कर रहे हो तो उतना भी सॉफ्ट पॉर्न इज आल्सो सफिशिएंट टू एक्सप्लॉइट अ चाइल्ड, दैट इज सफिशिएंट। और मैम एक चीज और मैं देख रहा था कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल 20,000 लड़के सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार बनती हैं। तो इसमें मुझे लगता है जो कि इसमें गवर्नमेंट फेलियर है और एडमिनिस्ट्रेशन शायद काम नहीं कर पा रही। आपके क्या विचार है इस पे?
हमें मतलब नहीं है इन पे काम करने के लिए। हमने स्कीम्स बनाए हैं, ऐसा नहीं हमारे पास उज्जवल स्कीम बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन हमको काम करने में मज़ा नहीं आता है इन चीज़ों पे। अच्छा। मैं आपको बताती हूँ कि ट्रैफिकिंग होती कैसी है। मतलब अगर दिस इज़ वेरी पेनफुल, बहुत ऐसे दिमाग खराब करने वाला ये पूरा ऐसे नेक्सस काम करता है। अच्छा। जैसे अब बिहार है, बिहार के नॉर्थ बेल्ट में बहुत गरीबी है। ठीक है। खैर वो तो पूरा ही गरीबी है, बट नॉर्थ बेल्ट में आप चले जाओ या झारखंड चले जाओ, आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, ट्राइबल एरियाज हैं झारखंड में बहुत ज़्यादा, उड़ीसा है। अब घर में 6 बेटियां हो गई हैं, 7 बेटियां हो गई हैं, लड़के बच्चे हो गए। अब माँ बाप, आपको विश्वास नहीं होगा, आलू टमाटर जैसे बिकते हैं ना वैसे लेके बैठते हैं, लोग आते हैं खरीद के ले जाते हैं। अच्छा। मैं गुड़गांव में काम कर रही थी कुछ साल, तो मैंने देखा कि गुड़गांव का तो रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट है, जो प्रॉपर वहाँ के हैं निवासी। आप देखोगे सूट सलवार, और उनका फेशियल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, गोरे से ऐसे लंबे चौड़े बिल्कुल बोल्ड। अब वहाँ पे मैंने देखा कि एक घर में जो एक मतलब थे वहाँ के क्या बोल सकते हैं, मुखिया, मतलब सेकंड जनरेशन जो जिनकी शादी हुई थी उनके बेटे की, वो लड़की बिल्कुल ऐसे डिफरेंट से दिख रही है। अच्छा। अब क्योंकि मैं बिहार से हूँ, रांची वगैरह भी मेरा जाना हुआ है, जमशेदपुर, तो आई हैव सीन कि वहाँ के ट्राइब्स कैसे होते हैं। मतलब फेशियल फीचर्स के हिसाब से आप हाँ, फेशियल फीचर, ड्रेसिंग सेंस। अब आप अगर झारखंड के ट्राइबल एरियाज में चले जाओ, या आप मतलब जो जमशेदपुर वाला बेल्ट है वहाँ चले जाओ, या फिर आप उड़ीसा साइड चले जाओ, तो आपको जो ऐसे ट्राइबल्स दिखेंगे वो ऐसे स्कर्ट टॉप पहनी होंगी, चोटी बंदी होगी, उनकी स्किन थोड़ी सी डार्क होगी क्योंकि धूप है, इन सारी चीज़ें हैं, गालों में से गड्ढे, मतलब बहुत एक रॉ फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी दिखेगी। वो मैंने हरियाणा में नहीं देखी है कहीं। बिल्कुल। ठीक है। एंड वो लड़की वहाँ पे, उसकी भाषा भी डिफरेंट है। उसको वो जो जैसे वो बात करते हैं, जो जाटों की भाषा होती है, वो उस भाषा में बात नहीं कर रही। अच्छा। कहाँ से आ गई वो? तो इसका मतलब है कि या तो वो खरीद के लाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेची जाती हैं, बहुत नहीं, 2-2 हज़ार, 50-50 रुपए में बिकती हैं। अच्छा। क्योंकि अब हमें तो देखो, अब आप और मैं समझ पा रहे हैं कि 100 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं है। 500 हज़ार समझ में आता है, लेकिन जिन्होंने पैसे नहीं देखे, जिनके घर में एक टाइम चूल्हा नहीं जल रहा है, उनके लिए 100 रुपए की भी वैल्यू हो जाती है। उनको लगता है ठीक है 4 दिन खाना खा लेंगे। और या फिर एक तो ये होता है कि बेचा जाता है, खुद पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा केस ये होता है कि जो आपने बात की थी कि पेरेंट्स को बात करना चाहिए, ये सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट होता है कि पेरेंट्स बात नहीं कर रहे, घर में गरीबी बहुत है, इमोशनली अनअवेलेबिलिटी है बहुत ज्यादा, लड़की वल्नरेबल है। ठीक है, दिख रहा है कि ये तो घर में रहने के लिए है नहीं, इसको थोड़ा सा सह दिया ये भाग जाएगी वहां से, या इसको मतलब एक प्यार चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अब ऐसे लड़के हर जगह डिप्लॉयड हैं। अच्छा। जैसे हमने गंगूबाई में देखा था कि उसको प्यार करके, तो वो लड़का हर जगह है, ऐसे स्टेट्स में, Tier 2-3 सिटीज में हर जगह है वो। अब वो उसको प्यार के जाल में फंसाएगा। तो नेक्सस है, मतलब इनका नेक्सस है। अच्छा। प्यार के जाल में फंसाया, वहां से उठा के बनारस, मान लो बिहार में है, सीतामढ़ी में आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो वहां से उठा के थोड़े दिन बनारस रखेगा, फिर मेरठ लाएगा, फिर कानपुर, मतलब ऐसे ऐसे घुमाते रहेगा। हो सकता है अजमेर ले जाए, हो सकता है। अब गरीब जो तबका है उसको तो अवेयरनेस भी नहीं है कि पुलिस के पास जाना चाहिए। उसको तो डर भी लग रहा है जाने में कि हमें नहीं पकड़ ले कि भाई आपने क्यों बेची। बिल्कुल, वो जाएगा भी नहीं। या तो अगर मान लो हाई क्लास में अब आते हैं, तो अब हाई क्लासेस में क्या होता है कि वहां भी लड़कियों को ऐसे प्यार के जाल में फंसा के, क्योंकि अब पेरेंट्स बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है टाइम देने को, या बात भी कर रहे हैं तो झल्ला रहे हैं, 24 घंटे मोबाइल में लगे हुए हैं, वाईफाई तो हर किसी के घर में हो गया और हर किसी को फोन देखते रहना है। अब बच्चा बात नहीं कर रहा, बच्चे से कोई है ही नहीं बात करने वाला। अब ऐसे में भी वो ट्रैप बनाते हैं। ये हो गए बड़े घरों की स्टोरी। अब जब आप हाई प्रोफाइल, मतलब हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में जाते हो, तो पुलिस वगैरह इन्वॉल्व होती है, वो जाते हैं, करते हैं। अब ये उस बच्चे को घुमाते रहेंगे ऑल ओवर द स्टेट, इधर उधर, जब तक इनको लगेगा कि मामला थोड़ा शांत हो गया है या इनके बस की नहीं है पकड़ना, तो फिर लाके किसी ब्रॉथल में उसको सेल कर दिया जाएगा, या अगर नॉर्थ ईस्ट से आई है तो फॉरेन भेज दिया जाएगा। इस तरीके से है। तो जैसे अभी आपने बताया कि बोतल में बेच दिया जाएगा, तो वहां से ये भाग नहीं सकते, मतलब भागना पॉसिबल नहीं होता है इनके लिए। हालत बहुत खराब होती है, बहुत खराब। एक तो ट्रॉमा बहुत बड़ा लगा, बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि क्या हो गया मेरे साथ, वो समझ ही नहीं पाती है। प्यार हुआ था, धोखा मिल गया। अब मतलब अब सोचो ना कितना बड़ा, मतलब इमोशनल डैमेज हुआ है उसको, बहुत बड़ा ट्रॉमा उसको लाइफ टाइम के लिए, जो एक दाग मिल गया जिंदगी पर
कि अब वो समझ ही नहीं पा रही है। और वो समझते घर वापस जा नहीं सकते क्योंकि सोसाइटल नॉर्म्स हमारे ऐसे हैं कि उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बच्चा अगर सोचे भी भागने का ना, उसको 24 घंटे ये समझाया जाएगा कि क्या करेगी अब जाके, कौन बुलाएगा, तेरा बाप भी तेरे को नहीं रखेगा। 24 घंटे ये ब्रेन वॉशिंग चल रही है, ड्रग्स दिया जा रहा है। हम वही बात कर रहे थे कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, बट ये एक्टिविटीज इलीगल है कि आप ड्रग दे रहे हो उनको, जबरदस्ती मतलब कंट्रोल कर रहे हो प्रोस्टिट्यूशन को, उन सेक्स वर्कर्स को। तो वो फिर बहुत जास्ती की जाती है उनके, हार्मोन इंजेक्शन, समय से पहले उनको बड़ा करना, उनके ब्रेस्ट का इलाजमेंट कराना, इस तरीके से कि वो थोड़ी सी मैच्योर दिखे। तो मैम इनके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम तो चलते ही होंगे। हाँ, तो जो रेस्क्यू लाइक कोई आप ऐसा कुछ बता सकेंगे कि कौन सा ऐसा कोई प्रोग्राम है पर्टिकुलरली? हाँ, एक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, उज्जवल स्कीम है। अच्छा। जिसमें कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह कराई जाती हैं बच्चों को, इनके बच्चों को या इनके लिए जो रेस्क्यू हो जाते हैं उनके लिए, कि कुछ भी वो उसमें सिखाया वगैरह जाता है उनको, मतलब थोड़ा लायक बनाया जाता है। तो मैम मुझे लगता है कि जो ये रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है ये सिर्फ पेपर वर्क पे ही है, ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पा रहा। हो रहे हैं, सवाल तो ये ना कितने रेस्क्यूज हो रहे हैं। तो जब हम उस पे ध्यान देंगे कि हमारा वो डेटा कम हो ट्रैफिकिंग का, तब तो कुछ बने ना। एनजीओस काम कर रही हैं, लेकिन एनजीओस भी बिना 100% जो एक लॉयलिटी अगर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के साइड से नहीं होगी तो नहीं कर पाते हैं। मैम जैसे आपने बताया कि इसमें तो टोटली मुझे लगता है सिस्टम ही इन्वॉल्व है, क्योंकि ऐसे तो आप, पैसा बहुत है ना। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, तो ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक सिस्टम ही इसको ठीक करना नहीं चाहेगा तो कैसे एक आम इंसान इसको चेंज कर पाएगा? सिस्टम भी और हम भी नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि आप किसी भी सिस्टम या लॉ में तभी रिफॉर्म लाओगे जब आप अपने अंदर रिफॉर्म लाएंगे। आप और हम आज सोच रहे हैं ना कि यार इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, या उनकी गलती नहीं है जो इसमें फोर्सफुली लाई गई है, या जो बिना मन के कर रही है। हमने उनको समझा तब तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं ना। तो शायद हमारे अंदर वो रिफॉर्म आया है कि हमारे को कोई वैसी मिलेंगी या मिलेंगे तो हम शायद उनको उस टैबू से नहीं देखेंगे। बिल्कुल। बट बाकियों का क्या, 90% तो वही है। तो मैम मुझे लगता है कि सेक्स वर्कर के लिए हमें ही डिग्निटी और सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि सोसाइटी में चेंज लाया जा सके। क्योंकि हमने अभी बात करी कि जो कोर जो इशू है वो हमने जान ही लिया कि सिस्टम की फेलियर तो है ही। हम चेंज अपने से ला सकते हैं कि हम उनकी तरफ एक डिग्निटी दें कि उनको भाई उनकी भी एक लाइफ है, बिल्कुल, और उनकी सेफ्टी इंश्योर करें। या फिर वो वहां से अगर बाहर आना चाह रही है तो हम खुलेआम से एक्सेप्ट करके ठीक है हम आपको काम देंगे, आप क्या नहीं शिक्षित नहीं हो, आप काम करो घरों में, केयर टेकर या जो भी छोटे छोटे लेवल्स पे हम उनको काम तो दें, एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं है कि अगर एक वहां से बच्ची जिसको हम रेस्क्यू करके लाए हैं या वो वहां से भागना चाह रही है, वो मेरे पास आके मेरे पूरे खानदान को सेक्स वर्क सिखा देगी, ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट हम थोड़ा तो उनको ये इस लायक समझे कि भाई काम कर लो। अगर तुम वहां से सच में जो जेन्युइनली बाहर आना चाह रहे हो तो वी आर ओपन फॉर यू। मैम ऐसे ही मैं लाइक बताना चाहूँगा कि एक केस हुआ था बुद्धदेव करमास्कर वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल 2011 में जी। उसमें वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने ये बोला था कि सेक्स वर्कर्स को भी डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। ठीक है, जब कोर्ट ही ये बोल रहा है तो हम तो होते ही कौन हैं, क्योंकि हमें पता है कि देश चलता है हमारे संविधान से। बिल्कुल ठीक है, संविधान ही सर्वोपरि है। और हम कहते हैं कि जब बात आती है हमारे अधिकारों की तो हम हमेशा क्या कहते हैं कि संविधान में लिखा मेरा फंडामेंटल राइट है। पर जब हम किसी चीज को चेंज करने के टाइम पे बात करते हैं तो हम कहते हैं वो तो हमारे सोसाइटल नॉर्म्स बने हुए हैं। ये आता है ना कि समाज ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। समाज ही तो हमसे है ना, ये नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, समाज ही हमसे है। तो मैम ये तो आपने मेरे को बड़ा डिटेल में बताई है ये चीजें कि किस तरह से चीजें चलती है। पर मैम मेरे जो माइंड में एक सवाल आता है कि अब जैसे सेक्स वर्कर्स वगैरह हैं तो इनके भी कई बार ऐसे केसेस आते होंगे कि इनके बच्चे हो गए। ठीक है, क्योंकि इतना तो ज्ञान है नहीं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी इनको हो जाती है, इनकी चॉइस नहीं है ना। हाँ, चॉइस नहीं है। ठीक है, हो गए तो इनके बच्चों का कोई फ्यूचर होता है? बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स तो हैं, बट हाँ अगेन लड़की हो गई है तो आप समझ लो कि अब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ये तैयार हो गया। अच्छा, अब जो दलाल है ये वहाँ का जो
मालिक है वो क्यों भेजेगा उसको किसी और बिल्कुल, काम के लिए? हाँ। उसको तो एक और ग्राहक एक और एसेट मिल गया, ग्राहक एसेट बोलेंगे। हाँ, तो ये होता है। और बट हाँ, जो रेस्क्यू हो पाते हैं वो पढ़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी मेरी एक है नोन में, शी इज सेक्स वर्कर, वो है, बट उनकी बेटी आज फॉरेन में, आई थिंक फिलीपींस से, वो शी इज डूइंग MBBS कर रही है वो। अच्छा। बट उनकी बेटी को पता नहीं है कि उनकी मदर क्या करती है। अच्छा। और कोई एक और सक्सेस स्टोरी आप बताना चाहोगे अगर कोई है? हाँ बिल्कुल, एक केस है, दिल्ली का ही है। अच्छा। जीवी रोड का नहीं है, कहीं और का है। तो वहाँ पे वो लड़की को काफी बचपन में ही बेचा गया था, उनके फादर के ही थ्रू। अच्छा। फादर ने उनको बेच दिया था। तो बट वो अब वहाँ पे क्या होता है ना कि आपने जो सेक्स वर्क किया, आपको मान लो 1000 रुपए मिल रहे फॉर एग्जाम्पल, इससे भी कम मिलता है, उसका 50% या कुछ हिस्सा आपका जो वहाँ की जो हेड होगी वो ले जाएगी। ठीक है। आपको कुछ ही अमाउंट मिलेगा। तो वो बच्ची ने सेविंग शुरू की। अब क्या होता है ना कि अब ये लोग सेव नहीं करते मोस्टली, खाया पिया उड़ाया जो जिंदगी, क्योंकि ये ऑलरेडी नशा दारू एंड ऑल जीना तो ये छोड़ ही चुके होते हैं। बस ये मतलब एक मशीन है जिसके अंदर दिल धड़क रहा है और ये चल रहे हैं, बस वैसा हो जाता है। तो उस बच्ची ने थोड़ा सेविंग किया, सब कुछ की, डिस्टेंस से पढ़ाई की, और रेस्क्यू जब हुआ वो बाहर रही, और आज वो एक रेप्यूटेड बैंक में बैंक मैनेजर है। अच्छा जी। तो मैम ये इससे 4 साल हो गए। इससे बड़ी इंस्पिरेशन स्टोरी तो शायद हो नहीं सकती मेरे हिसाब से। बहुत डिग्निफाइड लाइफ जी रही है। अच्छा। हमारे लिए ये बहुत बड़ी सबक है कि अगर हमने उनको एक मौका दिया ना, वो कर लेंगे बिल्कुल। बस वो है कि हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि ये भी इंसान है। क्योंकि जब फंडामेंटल राइट्स की आप जब बात कर रहे थे तो वहां पे ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया दिया गया था, चाहे उसमें मेल हो, फीमेल हो, ट्रांस, कोई भी हो, XYZ, सबकी बात हो रही है, अनलेस यू आर नॉट अ क्रिमिनल। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो क्रिमिनल्स के भी राइट्स हैं, बिल्कुल, है ना। फांसी की भी सजा हो जाती है तो भी 4 बार पूछा जाता है, 4 बार पूछा जाता है, जब तक आप मर्सी पिटीशन है ना हमारे पास। तो वैसे है। तो मैम ये जो नेक्सस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और सेक्स ट्रैफिकिंग का, तो आपको क्या लगता है हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? ये तोड़ना तो नियर टू इम्पॉसिबल लगता है मुझे। बहुत ही रिस्की है, बहुत ही तकलीफ होती है इसमें। तो मतलब हमारे जान पे बात बनाती है। पर मैम कहते हैं ना कि एक हमने कहावत भी सुनी है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसके लिए सबको साथ आना होगा। वही ना, मतलब तो क्या ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये जो आप आज मुझे बता रहे हो कि हम हर घर तक पहुंच सकें, ताकि एक अवेयरनेस फैल सके। और ये बात मैं चाहूंगा कि हमारी सिस्टम तक जरूर जाए। बिल्कुल। क्योंकि हम बात करते हैं कि हम इंडिया को सुपर पावर बनाना चाह रहे हैं, जब हम अपने देश के मुद्दे नहीं सुलझा सकते तो बाकी चीजों पे तो हम क्या ही काम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है? मतलब पॉसिबल है, लेकिन इसमें एक तो बहुत ग्रेजुअली होगा, ये एकदम से नहीं होगा। और दूसरी बात है कि इसमें सिस्टम, लोगों का माइंडसेट, सबको साथ आना पड़ेगा। वो बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे कुछ तबका यहाँ पे ऐसा है जिसको मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। क्या करना है, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। कुछ अब एकदम आप लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में चले जाओ, उनको भी मतलब नहीं है। इनफैक्ट दे आर एंजॉयिंग। सबका एक अलग अलग है। कुछ एक सेक्शन है, मुश्किल से 5%, या शायद ये भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, जिसको फर्क पड़ता होगा इन चीजों से जेन्युइनली। नहीं तो लोग तो आजकल ये भी हो गया ना कि अवेयर करने आएंगे और अलग वे में कुछ करके चले जाएंगे, कि वो अवेयरनेस कम एक और तरीके से, जैसे फेमिनिज्म की बात करते हैं तो वो अलग ही वे में चला जाता है कि उसका भी नाम खराब होता है। तो वो चीज है। मैम हमने बड़ी डिटेल में बात करी है सेक्स वर्कर्स पे। आजकल एक कम्युनिटी इसी में ही जो काफी ज्यादा मुझे लगता है कि पीड़ित है, LGBTQ वाला जो कॉन्सेप्ट हमने सुना होगा, जो न्यूज में भी चलता है कि उनके भी अधिकार हैं। ठीक है। तो मैंने देखा हुआ है और मैंने सुनी भी है कि वो भी इसी तरह से सफर करते हैं जैसे एक सेक्स वर्कर सफर करते हैं। ठीक है। और हमें पता है कि वो खुद से ये चीज करना नहीं चाहते, बट वही है, थर्ड जेंडर बोल के हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस पे आपके क्या विचार हैं कि इस पे क्या करना चाहिए, और कोई ऐसी स्टोरी या कुछ ऐसी चीज जो आप बताना चाहोगे ताकि आपकी बात हमारी ऑडियंस तक पहुंच पाए? ठीक है।
मैं खुद भी इन दो कम्युनिटी पहले पे काम कर रही हूँ। इस LGBTQ होता क्या है, एक बार मैडम थोड़ा सा ना बता देंगी, डेफिनेटली। तो आप थोड़ा सा स्टार्ट इसी पे करना। हाँ, और शायद सॉल्यूशन भी इसी में है हाँ, कि इसी हम में। समझें समझें। बेसिक क्या है, या बिल्कुल। कोई अगर ऐसे बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक है। तो पहले एक बहुत सिंपल सा फैक्ट बताऊंगी मैं कि हमने अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट सुना है, जिसमें हमारा प्राण, हमारी श्वास क्या है, शिव और शक्ति का मिलन ही तो है ना, हम सांस ले रहे हैं। तो शिव क्या है, मैस्कुलिन एनर्जी है, और शक्ति क्या है, वो है फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है। सारे जीव में वही है। ठीक है। अब हमारे में वो एनर्जी बैलेंस्ड फॉर्म में है थोड़ा, कि हम शायद फीमेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी ही ज्यादा एक्टिव है, आपके मैस्कुलिन बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा एक्टिव है। ठीक है। होता टेक्निकली ऐसा है कि फेमिनाइन एनर्जी एक्शन लेती है, और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो डायरेक्शन देगा। मतलब एक साथ में एक क्या उसको बोलते हैं, संगम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संगम, दो लोगों का मिलना संगम नहीं, मतलब वो एज अ टीम काम करती है वो एनर्जीज। ठीक है। वो दो एनर्जीज एज अ टीम काम करती है। अब बस होता ये है कि किसी में फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, मैस्कुलिन बॉडी है, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, या फेमिनाइन बॉडी है, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जिसको हम टॉम बॉय बोलते हैं। इस तरीके से होता है। तो खेल इन्हीं दो एनर्जीज का है। अब आते हैं LGBTQ पे, कि इसमें दो कैटेगरीज हैं, सेक्सुअलिटी एंड जेंडर। ठीक है। तो L फॉर लेस्बियन। ठीक है। लेस्बियन का मतलब होता है कि अब फीमेल की बॉडी है, एक फीमेल की प्रॉपर बॉडी है, शील हैव ब्रेस्ट, शील हैव वजाइना, शील हैव ऑल द ओवरीज एंड विद फैलोपियन ट्यूब, सब कुछ वैसी बॉडी होगी, बट उनकी सेक्सुअलिटी है वो टुवर्ड्स अ फीमेल होगी, टुवर्ड्स द सेम जेंडर होगी। मतलब अपोजिट जेंडर की तरफ नहीं होगी, वो सेम जेंडर पे। हाँ, उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगा वो एक फीमेल की तरफ ही होगा। ठीक है। शी विल love to get attracted towards a female only. Same goes with the gay, कि एक लड़का है, उसकी मैस्कुलिन बॉडी है, वो लड़का ही है बॉडी से भी, बट वो एक लड़के की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसकी वैसी है। अब आते हैं बाइसेक्सुअल, नाम में ही है कि बाइसेक्सुअल है, या तो फीमेल या तो मेल, बॉडी उसकी वैसी ही होगी, कोई ऑर्गन्स भी डिफरेंट नहीं होंगे, ऑर्गन्स, प्राइवेट पार्ट सब वैसे होंगे, और उसका ओरिएंटेशन मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर किसी की तरफ भी हो सकता है। ठीक है। फिर आता है एसेक्सुअल। ठीक है। जिनको कहते हैं कि दे आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनीबॉडी, उनकी चॉइस, उनको सेक्सुअल डिजायर्स नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। हाँ, वो हो गए एसेक्सुअल। अब इसके बाद आते हैं इंटरसेक्स, जो बहुत ही ज्यादा क्या कहेंगे कि इनको हमने ध्यान ही नहीं दिया, बहुत ही अंडररेटेड कैटेगरी है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। कि एक बच्चा जब जन्म ले तो हम उसके लिंग को देख के नहीं बता पाए कि ये लड़की है या लड़का है। अच्छा। मतलब कि उसके हो सकता है कि वो बच्चा वुड बॉर्न विथ अ पीनस एंड अ क्लाइटोरियस। ओके। आप नहीं देख के बता पाओगे कि वजाइना है या पीनस है, दोनों उसके हैं। या फिर ऑर्गन की बात करूं मैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, उसके ओवरीज भी हैं और टेस्टीज भी हैं, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है। या फिर जो हमारे हार्मोन्स हैं उनमें तालमेल और सेल्स में नहीं बैठ पा रहा है, ये भी एक कंडीशन बनती है। तो इसी को हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। इसको इंटरसेक्स बोलते हैं। इंटरसेक्स। ठीक है। ठीक है। इंटरसेक्स हमेशा बॉडीली फॉर्म में है, कि आप नहीं देख के बता पाए, उनका लिंग देख के नहीं हम डिसाइड कर पाए कि लड़का है या लड़की है। ठीक है। ऐसा होता है। अब आते हैं ट्रांसजेंडर, जिसको कि हम ऐसे समझते हैं कि एक फीमेल बॉडी है। ठीक है। बॉडी बिल्कुल फीमेल की है, ब्रेस्ट है, वजाइना है, ओवरीज हैं, सब है, लेकिन जब वो आईना में देख रही है उसको लड़का बनना है। शी वांट्स टू हैव मॉस्टेज, उसके बियर्ड हो, दाढ़ी हो, उसको लड़के की तरह ड्रेसअप होना पसंद है। ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसजेंडर। या फिर लड़के की बॉडी है, उसको लड़की पसंद है। ठीक है। मतलब वो ऐसे ट्रैप्ड महसूस कर रहा है कि क्या है, मुझे निकालो यहाँ से। जैसे कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी देखते हैं, किसी लड़के ने ग्रोथ हार्मोन अपने अंदर डलवा लिया ताकि वो लड़की बन सके, तो वो हम ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में ट्रांसजेंडर हो गया। हाँ। ठीक है। तो ट्रांसजेंडर्स में क्या होता है ना, सर्जरी करवाया उन्होंने। अब हमारे यहाँ पीनस सर्जरी कह लो आप, मतलब प्राइवेट ऑर्गन्स की, कि आप मतलब आर्टिफिशियल पीनस बनवाओ या वजाइन, वो बहुत कॉस्टली है, एक्सट्रीमली कॉस्टली है। जबकि हमारी सरकार ने स्माइल योजना बनाई है
जिसमें वो इनके सर्जरी का कॉस्ट बियर करते हैं अच्छा, अगर करानी है तो, लेकिन फिर भी वो एक पर्टिकुलर वे में होती है अदर, क्योंकि आप अच्छी जगह से कराओगे, यू कैन टेक रिस्क, बिल्कुल है ना, तो वो बहुत महंगी है, नहीं करा सकते। तो ये जैसे निपल क्राफ्टिंग वगैरह करा लेते हैं तो लड़के के शेप में आ जाते हैं, बट उसमें टाइम लगता है। फिर इनको थ्रू आउट देयर लाइफ टेस्टोस्टेरोन पे रहना पड़ता है। अगर एक ट्रांस मैन है, मतलब एक लड़की है जो लड़का बनी है सर्जरी के थ्रू, उसको हम कहेंगे ट्रांस मैन। ठीक है। तो इंजेक्शन उसको थ्रू आउट द लाइफ लेना होगा, क्योंकि वही हार्मोनल जैसे एस्ट्रोजन लेडीज में और टेस्टोस्टेरोन मेन में, तो उसको हमेशा टेस्टोस्टेरोन लेते रहना होगा टू मेंटेन दैट मैस्कुलिन बॉडी। क्योंकि अंदर तो सिस्टम हमारा लड़की वाला ही है ना, हम यूट्रस निकाल के तो नहीं फिकवा रहे, वो तो हमारा वैसे ही रिलीज कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब ट्रांस मैन है तो बेसिकली वो ट्रैप्ड महसूस करते हैं। फिर आता है क्वेयर। क्वेयर इज लाइक मतलब अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो क्वेयर का मतलब होता है अजीब, जिसको हम नहीं डिफाइन कर सकते, कोई भी हो सकता है, शायद आप और हम भी क्वेयर हो सकते हैं, जो ऑर्डिनरी से थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, दैट इज क्वेयर। तो मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया। मतलब ये एक अम्ब्रेला टर्म है, सबको कवर कर लिया इसने, कि नॉर्मल को भी सबको, मतलब इसने अंदर का, मतलब अगर हम अजीब बोल रहे हैं तो आप और हम भी तो अजीब हो सकते हैं। तो अजीब किस सेंस में, मतलब थॉट्स में, हाँ, या हार्मोनल कुछ इश्यू ऐसा है? अगर हम एक जेंडर पर्सपेक्टिव से देखें तो इसको आप ऐसे देख सकते हो कि एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, वो अब जैसे लेस्बियन है उसका फिक्स है ओरिएंटेशन, ठीक है, इसका ये क्राइटेरिया है, गे का ये क्राइटेरिया है, बाइसेक्सुअल के ये क्राइटेरियाज है, इंटरसेक्स ऐसे होता है। अब क्वेयर का कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते आप। ये तो मैंने सेंसिटाइज के लिए बोल दिया कि आप और हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट है या ऑर्डिनरी से थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मल नहीं, ऑर्डिनरी वर्ड परफेक्ट होगा। तो अदरवाइज इस LGBTQ में हम क्यू को एक अम्ब्रेला टर्म की तरह देखेंगे। क्यू है, उसके अंदर सब आ गए, कोई भी आ सकता है। तो एट अ टाइम पे मुझे लग रहा है कि ये भी ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, क्योंकि आज भी आप सोसाइटी के नॉर्म्स देखोगे, इनको कोई एक्सेप्ट करते ही नहीं करता है। और मैं आपको बताऊं, और इनको भी सेक्स वर्कर के रूप में ही देखा जाता है। मेरे साथ करना पड़ता है, इनके पास ऑप्शन नहीं है। आप और हम इनको काम नहीं देंगे। क्या करेंगे इन द एंड? चाहिए तो पेट तो भरना है सबको। हम इनको अपने ऑफिस में बगल में बैठा हुआ नहीं देख सकते। अगर कोई आ गया हमें, या तो हम हंसेंगे मुंह दबा दबा के, उसके लिए गॉसिप करेंगे। और वर्ड्स भी तो बने हुए हैं, जैसे हम बोलते हैं मीठा आ गया, हलवा आ गया, छक्का आ गया, जैसे हमारे सोसाइटी में ये वर्ड्स बोलते हैं। तो उनको लाइक हम कहते हैं ना, डिसरिस्पेक्ट करना, कि डिग्निटी का तो बात ही बहुत बड़ी दूर की है, कि आप उनके नाम से बुला लो, मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब इनकी भी लाइफ स्ट्रगल में चली जाती है। मेरे पास एक अब तो हमारा एक बहुत अच्छा रिश्ता बन चुका है उनके साथ, भाई बहन का ही, कॉल्स में दीदी। तो वो बिहार से ही हैं और ही इज एन इंजीनियर काफी, एंड वहाँ पे वो जॉब भी कर रहे हैं, एंड उनका यूट्यूब चैनल भी है, काफी अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। मैं एग्जैक्ट नंबर्स वगैरह नहीं बताऊंगी ताकि कोई उनको सर्च करे। ठीक है। तो मतलब काफी फेमस है। तो एंड बट घर में ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, उनकी मदर ने उनको ओझा भूत प्रेत सब करवा लिया कि क्यों इसको, ही इज ट्रांस वुमेन, मतलब लड़का है बट शी लाइक्स टू ड्रेस लाइक अ फीमेल। तो उन्होंने मुझे कॉल किया एक बार कि दीदी ऐसा ऐसा है, मैं थोड़े दिन, मैंने कहा ठीक है, मेरे पास ऐसा है घर में ही, मेरे यहाँ दिल्ली में ही आते हैं लोग, रहते हैं, कॉल करते हैं मुझे दूर दूर से कि मुझे थोड़े दिन ऐसे बन के रहना है, मैं रह सकता हूँ क्या? हाँ जाओ। को रिलीफ मिलता है बहुत। फिर वो है साथ देने वाला। हाँ, फिर वो आए यहाँ पे एंड उन्होंने बहुत अच्छे से खुद को लड़की की तरह थोड़े दिन, 10 दिन 15 दिन रह के, एंड ही वाज लाइक, जाते जाते ही वाज वेरी इमोशनल कि अब लग रहा है कोई अपना मिल गया जहाँ पे मैं अपने तरीके से। एंड अभी भी उनकी मदर, इनफैक्ट ही इज ऑल्सो इन गिल्ट कि कुछ तो मेरा कर्म खराब रह गया होगा पिछले जन्म का कि मुझे ये चीज हो गया। सबके अंदर ये एक थॉट है, चल रहा है पैरेलल में कि मेरे पिछले जन्म का कर्म है। मतलब खुद की आइडेंटिटी से वो खुश नहीं है, मतलब उनको लग रहा है कुछ हो गया ना मुझे तो। अब देखिए, आप और मैं जब स्कूल जा रहे थे, हमें क्या बताया गया, क्या पढ़ाया गया? मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब थर्ड जेंडर आया तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। कहाँ से आ गया ये? अब जो बच्चा वही पढ़ रहा है उसके लिए भी तो लग रहा है ना कि मैं तो आउट ऑफ सिलेबस हूँ। ये तो बताया नहीं गया ना, मतलब मैं कुछ हूँ, मुझे बीमारी है। इतना तक लोग कहते हैं कि जैसे एक केस था कि
2 बेटे हो चुके थे। तो व्हेन उनकी मदर शी वाज प्रेग्नेंट विद दिस पर्सन, तो वो कहती थी कि बेटी हो जाए, फिर बेटा ही हुआ। एंड नाउ ही वांट्स कि मैं लड़की की तरह रहूं। तो इनको लगता है कि मम्मी जो प्रे करती थी ना, इस वजह से भगवान ने वही संस्कार दिया। उनको कितना भी मैं समझाऊं कि बेटा इस वजह से ऐसा होता है, योर बॉडी, योर हार्मोन्स, आपके सेल्स, क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई गलती, कोई कर्ज नहीं है, बिल्कुल, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैम, जो चीजें अभी आपने बताई हैं वो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि शौक भी है और इंस्पिरेशन भी है जी। और कुछ ना कुछ हर किसी को सीखने को मिलेगा, और साथ में हम जान पाएंगे कि जो अलग आइडेंटिटी होती है लोगों की, उसमें उनकी गलती नहीं होती है, कोई गलती नहीं है, वो भी नॉर्मल है, वो भी नॉर्मल है, क्योंकि वो ऊपर वाले ने उसको जो जन्म दिया वो तो बेचारा बिता ही रहा है। ठीक है, तो मैं जो भी मेरा ये पॉडकास्ट देखेगा, उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे आसपास कोई भी रहता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके नेबर हैं, चाहे वो कोई और अलग आइडेंटिटी का इंसान है, या हम जैसे अभी हमने सेक्स वर्कर की बात भी की, वो भी है, तो इज्जत देना सीखो, क्योंकि बोलते हैं कि इज्जत दोगे तो मिलेगी। और टाइम का नहीं पता है कि कब किसके साथ क्या हो जाए, तो हमें अपने आप को ग्राउंडेड रखना पड़ेगा। डेफिनेटली। तो हमने इस मुद्दे पे तो अभी बात की। मैं एक और मुद्दा जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो था मेंस राइट का। मेरे हिसाब से एट अ टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में एट अ टाइम पे यही चल रहा है, वो है हम, क्योंकि मैं अपने आप को भी कंसिडर करूंगा, हमारे अधिकार। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन मेरा इस चीज में यही आएगा कि अभी एक बेंगलोर में आईटी इंजीनियर के साथ केस हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि जिस नाम नहीं लेना चाहिए, अगर वो कोई चला जाता है उसके साथ जो हुआ, आपको शायद पता होगा क्योंकि वो काफी ट्रेंडिंग में रहा। जी। कि उसको वाइफ ऐसी मिली कि वो प्रेशर झेल नहीं पाया और उन्होंने सुसाइड कर ली, और उसकी वाइफ तब भी मरने के बाद कह रही थी मेरे को एलिमनी चाहिए इसके फादर से, और वो भी 2 करोड़ या 3 करोड़ के आसपास था, 3 करोड़ के आसपास था। तो मैम, क्या जेंट्स के राइट्स नहीं होते क्या? क्योंकि उसने अपनी वीडियो में ये बोला था कि अगर मुझे मेरा जस्टिस नहीं मिला तो आप मेरी अर्थी को ना कोर्ट के सामने किसी नाले में बहा देना। तो मैं इस चीज पे आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि हम महिला के अधिकारों की तो बात करते हैं, जब भी कोई महिला के अधिकार आता है तो हम कहते हैं फेमिनिज्म है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ये 2-3 वर्ड ऐसे हैं जो हर किसी के मुंह पे मिलेंगे आपको। हाँ। पर जब हम मेल्स के राइट की बात करते हैं तो सबके मुंह पे चुप्पी साध जाते हैं, क्योंकि उनके तो अधिकार ही नहीं है। तो इस पे आप अपने विचार जरूर रखिए। ठीक है, तो पहले हम ये शुरू करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के हैं, सारे सिटीजन्स के हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो इसमें मेन आ गए, वुमेन आ गए, सब आ गए। अब बात आती है कि ये जो पर्टिकुलर लॉज बने, है ना, जैसे डीवी एक्ट आया या डाउरी एक्ट है, जितने भी एक्ट्स हैं जो फीमेल सेंट्रिक हैं, क्यों बने? क्योंकि उनके साथ प्रताड़ना हुई और अभी भी होते आ रही है, जिसको हम मुकर नहीं सकते। बिल्कुल नहीं मैम। एंड जब ये बात आती है कि आप मेरे अस्थियों को बहा देना, तो जब हम कोर्ट रूम एंटर करते हैं वहां पे इमोशंस बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल, फैक्ट्स फिगर्स पे बात होती है कि क्या आपने क्या सबूत लाए हो, क्या चीजें हैं, उस पे बात होगी। तो कोर्ट तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, प्लस जो लॉ बुक में लिखा है, क्या आईपीसी है, क्या बीएनएस है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। पर मैम एक कॉन्सेप्ट है लॉ में, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक है ये लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो मैं कोर्ट भी तो इन चीज को देखता होगा ना कि हाँ देखते हैं, बट आप देखो ना कि मैं सिर्फ लॉ की बात कर रही हूँ कि लॉस क्यों बने, कि एलिमनी देना है, क्यों ऐसा कहा गया कि डीवी एक्ट आएगा, या 376 जो आया था, 375 जो आया था, रेप एंड ऑल, कि आपको अंदर कर देना है, फर्स्टली कस्टडी में ले लेना है एंड देन कार्यवाही होगी। क्यों? क्योंकि केसेस तो हीनियस आ रहे थे। ठीक है। आज भी मैं अभी यहाँ आ रही थी तो रास्ते में मैंने देखा कि कोई एक
शी वॉज इन सम गुड प्रोफेशन, काफ़ी अच्छी थी, एंड उनको डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से शी लॉस्ट हर लाइफ। अभी अभी आज का ही 1-2 दिन के अराउंड का केस है जो मैंने आज अभी रील पे देखा था। अच्छा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हमें ये समझना होगा कि ये जो लॉज जब बन रहे थे, जैसे डीवी एक्ट है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ क्रुएलिटी अगेंस्ट वुमेन। ठीक है। अब वहां पे अगर हमने ये लिखा होता कि स्पाउस, जैसे शुरू से ये अत्याचार चले आ रहे होते पुरुषों के साथ, पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, घर में अगर दूध है तो सिर्फ लड़कियों को दिया जा रहा है, लड़कों को नहीं दिया जा रहा है, लड़कों की शादी करा दी जाएगी कम एज में, लड़कों को पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा। अगर ये चीजें होती शुरू से लड़कों के साथ भी, तब शायद वहां पे ये एक न्यूट्रलाइज्ड लॉ बनता। लेकिन चल क्या रहा था हमारे यहाँ शुरू से, फीमेल फोइटिसाइड हो रहा है, जिसको भ्रूण हत्या हम बोलते हैं। बेटे को तो नहीं मारा जाता गर्भ में। हमारे बिहार में तो एक कहावत कहते हैं कि घी का लड्डू टेढ़ा भी भला। अच्छा। बेटा हो गया काला लूला लंगड़ा कैसा भी हो जाए, अरे बहुत अच्छा बेटा है ना, वंश आगे ले जाएगा, वंश आगे लेके। बेटी लेकिन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। जैसे आज भी मैं अपनी कहानी बता रही हूँ कि मेरे फादर को बोला जाता था कि तुम्हारी बेटी साथी है, तुमको तो एक्स्ट्रा दहेज रखना पड़ेगा इसके लिए, तुम इसको क्या करोगे। मतलब मुझ पे पढ़ने का इतना प्रेशर था ताकि मेरा दहेज थोड़ा कम हो जाए। अच्छा। तो आप ये चीज तो हमारे साथ हो रही है। तो अब जब इतनी चीजें हुई तो ये लॉ बना। बिल्कुल। इनफैक्ट ये लॉ भी आई गेस हम पार्टीज का नाम ले सकते हैं ना। हाँ, ले सकते हैं। तो ये जो लॉज बने थे, आई थिंक उस टाइम पे कांग्रेस का वो चल रहा था, गवर्नमेंट थी, एंड देयर वाज दिस लेडी नेमली रेणुका, उन्होंने ये कहा था कि मेन शुड सफर। अच्छा, ठीक है ना, विच इज रॉन्ग। बिल्कुल। तब भी जो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा लॉ गलत बने, नो डाउट, बट उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी। अब रिफॉर्म आना चाहिए। आज भी अगर डाउरी आप देखो तो है ना, हम चाहते तो है ना कि हम ले, चाहे वो हम गिफ्ट के फॉर्म में ले, हमें चाहिए नहीं, बाकी आप जो दे दो, बिल्कुल। तो मांग तो रही है ना, हम इनडायरेक्टली एक वो प्रेशर डाल रहे हैं लड़की के पिता पे कि आपको देना तो है। पर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आपने इस बारे में बोला कि लड़की के फादर पे प्रेशर रहता है कि भाई दहेज का, कि दहेज देना है। पर कभी भी एक लड़की का फादर घर पे आता है देखने लड़के को, वो सबसे पहले क्या पूछता है कि आपके पास क्या है। लड़के का स्टेटस लड़के का स्टेटस वो कैसे जानेगा कि कितना उसके पास लैंड है, गाड़ियां, किस घर में रहता है, कितनी जमीन है, उसके बाद क्या उसका प्रोफेशन है, सरकारी है या प्राइवेट है। फिर उसके लेवल पे डिसाइड होगी चीजें। वो भी होने के बाद लड़का काला गोरा लंबा छोटा क्या है, उसके बाद फिर हम ये कह देते हैं कि हाँ अब ऊपर वाले ने जोड़ी बना दी है। ठीक है, अब ये जोड़ी बना दी तो मैम गलतियां तो दोनों साइड से है ना। आप ये तो कह नहीं सकते कि भाई दहेज सिर्फ लड़का लेता है, लड़की वाला भी तो ये दिखता है ना। हम भी तो देने में वो प्राउड महसूस करते हैं ना, अरे मैंने तो सोने का ये चढ़ाया था अपनी बेटी। हम भी, वही मैं कह रही हूँ कि ये गलतियां दोनों साइड से हो रही हैं। लॉज उस टाइम पे बन गए क्योंकि पड़ला इधर भारी था कि ज्यादा जो दहेज ही नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या रेप्स हो गए, जो भी इस तरह के जो क्राइसिस सिचुएशन हो रहे थे लड़कियों के साथ ही ज्यादा हो रहे थे, महिलाओं के साथ, तो उसको ध्यान में रखते हुए बन गया। अब वही है कि अब अगर कानून बना है तो उसका उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होगा। बिल्कुल। तो ये अब इसका मिसयूज होना शुरू हो गया है ना। जैसे अब हम अभी ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहे थे, अब बताओ वो मिसबिहेव करते हैं कि नहीं लड़कों के साथ, डरते हैं या नहीं लड़के। मैं तो देखती हूँ, मेरा तो भाई भाग जाता है। मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऐसे मुंह बना लेते हैं, शक्ल क्या है यार, नहीं मुझे डर लगता है, घिन आती है मुझे, कहते हैं क्योंकि उनके ऐसे एक्सपीरियंस है, बेटर एक्सपीरियंसेस उनके साथ, उनको छूती हैं वो गलत तरीके से, उन्होंने भी तो ये एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया, बिल्कुल है ना। अब उनके लिए जो चीजें बनी उसका वो मिसयूज कर रही हैं। सेम गोज यहाँ पे भी आ गया, आपके लिए लॉज बना दिया गया, अब आप शुरू हो गए अपना गलत तरीके से। ये गलत है कि हम लॉ में क्या रिफॉर्म लाएंगे, खुद के अंदर सोचो ना। मुझे इतनी अकल होनी चाहिए कि मैं अगर फीमेल हूँ और मेरी 18 लाख सैलरी है तो क्या मैं अपना बच्चा नहीं पाल सकती? क्यों मैं मांगू एलिमनी? मैम वो तो है। अभी जैसे हम इसी चीज के बारे में तो बात कर रहे थे ना, जैसे आपने जैसे डाउरी का उठाया था, तो मैंने कहा कि दोनों पर्सपेक्टिव हमें जानने पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम ये जानेंगे कि सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव पे मैं बात करूं कि भाई लड़की वाले सब ठीक,
लड़के वाले सब गलत, या लड़के वाले बिल्कुल ठीक, लड़की वालों की पूरी गलती, तो वो भी फिर एक तरफ से हम एक साइड की हम साइड ले रहे हैं। तो मुझे लगता है इस चीज पे भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल, अपने अंदर आप सोचो ना क्या कर रहे हैं। मैं वही बात कर रही हूँ कि रिफॉर्म हमेशा अंदर से आता है। एज ए ह्यूमन हम क्या सोच रहे हैं। अभी आप देखो ना, 8 मार्च सबको पता है ना क्या है उस दिन, वुमेन्स डे। वुमेन्स डे, ओके। मेंस डे, पर मेंस डे अभी मतलब थोड़े दिन पहले अब 19 नवंबर है ना। तो मेरे जितने फ्रेंड्स हैं तो मैंने उनको भेजा, विश किया। एंड इससे पहले भी मुझे लग रहा है मैं 3-4 साल से जो मेरे फ्रेंड साथ में थे या जो भी, मैं उनकी केक कटिंग करना, आई वांट कि दे आल्सो फील स्पेशल ना, इफ दे हैव ब्रॉट केक फॉर मी ऑन वुमेन्स डे, तो मैं भी उनके लिए करूं। एंड दे आर लाइक, क्या मेंस डे होता है, ये कब हो गया, ये मेरे को ही याद नहीं है। होता है। तो हमने कितना हाइप कर दिया वुमेन्स डे को, विच वाज ठीक है, जरूरी है, बट इतना क्यों। फादर्स डे नहीं याद होता लेकिन मदर्स डे याद है। मदर्स डे याद है क्यों? तो हम तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से ला रहे हैं। लड़कों को शुरू से बता रहे कि तुमको पत्थर बनना है, मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों दर्द नहीं होगा? नर्व्स हैं, रिसेप्टिव नर्व्स हैं, कट लगेगा तो दर्द तो होगा इक्वली। तो मैम हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जो एलिमनी का वो सीन हुआ था, तो आपके इस पे क्या विचार हैं? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और एक बार एलिमनी के हिस्ट्री पे देखते हैं कि एलिमनी का जो ये शुरू हुआ था, ये इसलिए हुआ था कि अब औरत जो है वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, बिल्कुल, है ना, कमजोर माना जाता था, एंड उसको वो जॉब नहीं कर रही है। तो अब क्या होगा कि शादी हो गई, अपने माता पिता भी उसको नहीं रखेंगे अपने पास, इधर की भी नहीं उधर की भी नहीं। तो चलो, अगर एलिमनी को एज ए सपोर्ट देखा जाता था, क्योंकि होता है ना बेटियों का कि शादी के बाद तुम अब वही है तुम्हारा, तुम आना क्या अर्थी में आना, और कुछ ऐसे एक जो डायलॉग्स हैं कि मायके से डोली में आना और ससुराल से अर्थी में जाना करके जो होता है, तो उसको मायके वाले भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ये डर होता है। तो इसलिए एलिमनी शुरू की गई थी कि ठीक है, इसको एक मिलते रहेगा अमाउंट, तो ये अपना गुजारा कर सकती है। बट पॉइंट वही आता है कि 18 लाख अगर मेरी सैलरी, या एक कोट कर रही हूँ मैं कि मैं इतनी कैपेबल हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं अर्न कर सकती हूँ, मैं जॉब कर सकती हूँ, तो फिर मुझे क्यों चाहिए? अगर इस शादी इतनी खराब थी, जैसा कि अभी उस केस में क्लेम किया जा रहा है कि मुझे मारता था, मुझे पीटता था, तो आप अलग हो ना। मैंने महिला आयोग में काम किया है, मैंने WCD में देखा, मैंने देखा कि जो जेन्युइन डिवोर्स के केसेस होते हैं ना, लड़कियां हाथ जोड़ती कि मुझे बस छुटकारा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, रखो तुम मुझे कुछ भी। CWC सेल बोलते रहती है कि भाई तुम्हारा ये नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे छुटकारा दिलाओ, जितनी जल्दी हो मैम अलग हो जाए। ऐसा होता है जेन्युइन केसेस में। तो मुझे लगता है कि जो हमारे लॉज हैं वो किसी एक जेंडर की तरफ सेंट्रिक ना होके जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अधिकार तो, जब हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो वो तो चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, सब बराबर होने चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि इसमें रिफॉर्म्स की एट टाइम पे जरूरत है। अब जैसे DV एक्ट हमने लिखा, उसमें हम क्रुएलिटी अगेंस्ट वुमेन की जगह कर दें क्रुएलिटी बाय स्पाउस। स्पाउस कोई भी हो सकता है। अब उसने किया है क्रुएलिटी, तो वैसा वाला होना चाहिए। ठीक है। और मैम, जो सबसे बड़ी जो मेरे को लगता है दुविधा है, हमने क्या है कि समाज में एक चीज बनाई है कि मैन शुड बी स्ट्रॉन्ग, और मर्द कभी रोता नहीं। ठीक है। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चीज है जो इमोशनल स्प्रेस कर देती है लोगों का। ठीक है, ठीक है। और मर्द बोल नहीं पाता है। अब नहीं बोलेगा तो वो फोम किसी न किसी चीज में तो बाहर आएगा ही, चाहे आप उसको गुस्सा लगाओ, एंगर बना लो, ठीक है, चाहे आप ये कहते हैं ना कि कई बार कोई साइको हो गया, तो साइको क्या है? वो सप्रेशन है कि मैं इस चीज में नहीं निकाल पाया, अब मैं इसके थ्रू निकालूंगा, मैं बदला लूंगा। ठीक है। तो मुझे लगता है इस चीज पे भी बात होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई फीलिंग्स अगर वुमेन्स की भी हैं तो उनकी इमोशंस जेंडर न्यूट्रल। हाँ, जेंडर न्यूट्रल। और मैम कई बार ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि शादी एक हस्बैंड वाइफ की होती है और पिसती फैमिली है, पूरी फैमिली। हमारे यहाँ इंडिया में शादी कपल्स की थोड़ी होती है, वो तो पूरे खानदानों की होती है। 2 खानदानों की होती है, क्योंकि आपने बताया ना, और जो लॉज भी हैं, अगर बाई चांस कोई लेडी जाके बोल दे तो वो तो पूरी फैमिली को सबसे पहले अंदर करेंगे। और फिर जिनका नाम आएगा सब अंदर। और लॉ में ये है कि फिर फैमिली को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने नहीं किया। वो लेडी नहीं करेगी। हाँ, और वो पॉसिबल नहीं। तो मुझे लगता है इस चीज में हमें चेंज लाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। और
एट अ टाइम पे ये नीड ऑफ द आवर बोल सकते हैं हम, क्योंकि शायद 2-3 दिन पहले भी मेरे को लग रहा है दिल्ली में कहीं हुआ है ये केस कि उसने भी मतलब सुसाइड की बताई। ये तो अब हाईलाइट हो गई ना। आप पहले देखो ना, शिखर धवन, मोहम्मद शामी, ऐसे नंबर ऑफ केसेस हमारे सामने है। हमने उस टाइम पे ध्यान दिया। शिखर धवन कितना इमोशनल होके पोस्ट डालते थे जोरावर के लिए। बिल्कुल हमने वो इंसान, उसका सोशल बैकअप अच्छा था, उसके सपोर्ट में कोई तो रहा होगा कि उसने ये कदम नहीं उठाया। अब ये युजवेंद्र चहल का भी नाम चल रहा है। हाँ। कि इसका भी डिवोर्स होने वाला है। तो ये तो आप ये लगा लो कि सेलिब्रिटी, हम कहते हैं ना रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए, तो ये तो हम नेगेटिव पोर्ट्रेट कर रहे हैं इनकी। हाँ, बिल्कुल। कि भाई शादी की तो तुम गए। एलिमनी का तो इतना बुरा हाल है कि एक शिव कुमार है, आप अगर एक फंड रेजिंग ऐप है उस पे मैं आपको दिखाऊंगी। वो बेचारे ही वाज अ न्यूज़पेपर सेलर एंड एक दिन उनका एक्सीडेंट हुआ, ही गॉट पैरालाइज्ड, उनके फादर की भी डिमाइस हो गई एंड नाउ वो फंड रेज करके एलिमनी पे कर रहे हैं। बताओ। तो इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है कि क्या है। अब वहां पे कोर्ट को समझना चाहिए था कि भाई ये जो इंसान पैरालाइज्ड है, ही कांट इवन वर्क, घर में भी कोई ब्रेड अर्नर नहीं है, माँ बहन जैसे तैसे गुजारा कर रही है, कहाँ से ये 5 लाख देगा। मैम आप मैरिड हो? नहीं, अब नहीं हो, ठीक है। आपने मम्मी के साथ रहे हो या कहीं भी, और आपने वुमेन सेल में भी काम किया हुआ है, तो मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। जैसे होता है ना कि सबके एक एक्सपीरियंस होते हैं, और एक कहते हैं कि मैंने ये चीजें सोच रखी है अपने लिए। एक एज अ वुमेन आप औरतों को क्या संदेश देना चाहोगे जो बच्ची हैं, जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है? क्योंकि आपने ऐसे कहते हैं ना केसेस के साथ काम भी किया हुआ है, वुमेन सेल में भी आपने काम किया, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ आप जुड़े हुए हो, ठीक है, ताकि शादी चल सके। तो आप एक दीजिए एक ऐसा मैसेज। सबसे पहले तो अवेयर हो जाइए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए। मतलब एक डिफरेंस होता है साक्षर होने में और शिक्षित होने में। बिल्कुल। किताब ले लिया, डिग्रीज ले ली, कोई फायदा नहीं है। शिक्षित बनाओ खुद को, जो पढ़ रहे हो उसको समझो, अपने जीवन में चीजें लाओ, मोरालिटी, इन सब पे थोड़ा ध्यान दो, प्रैक्टिकली सोचो कौन गलत है कौन सही है। इतना जैसे अब कोलकाता का केस हुआ या निर्भया, हम बहुत इमोशनल होते हैं, या अभी जो सुसाइड केस हुआ, हम इमोशनल हो जाते हैं। हमें जरूरत है दिमाग को शांत रख के, समझ के, एक लॉन्ग टर्म गोल बनाने की कि कैसे इस मैटर को परमानेंटली सॉल्व किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। ना कि हाँ ये कर दो वो कर दो, कैंडल मार्च कर लिया, कुछ नहीं होगा इससे। तो बहुत जरूरी है कि आप खुद को अवेयर करें, आप समझें कि अगर आप शिक्षित होंगी आपको कोई नहीं दबाएगा। बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेशंस होंगे, हर जगह होते हैं, हर किसी के साथ होते हैं। और मुझे लगता है कि जो ये शादी वादी का जो कॉन्सेप्ट है, शादियां होती हैं तो शादी का मतलब भी उतार चढ़ाव होता है। क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स का देखा है। देखो हम अपने पेरेंट्स को भी तो रोल मॉडल समझ सकते हैं ना। हमारी माताएं आज तक, देखो आज तक भी करती आ रही है हमारे फादर के लिए, और फादर भी तो नहीं करते हैं, ठीक है। बस वो क्या है, वो प्यार दिखाते नहीं है। आजकल क्या है, दिखावा ज्यादा है कि अगर मैं अपने स्पाउस को लेके जाऊंगा कहीं जैसे रेस्टोरेंट या घुमाने, तो वो तो प्यार है, ठीक है। अगर वो घर में है वो प्यार नहीं है। हमने लड़कों पे बिल पे करने का प्रेशर डाल दिया है। व्हाट इफ यू आर कैपेबल यू कैन बाय यार, ठीक है। हमारी मम्मियां नहीं कर सकती थी बिकॉज दे वर नॉट, उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला था, एजुकेटेड हो के भी वो नहीं कर पाई। बट आज के टाइम पे मैं अपने बिल्स पे कर सकती हूँ, तो आई विल पे, है ना। और शादी का गिव एंड टेक होना चाहिए। शादी का मेरे को लगता है गिव एंड टेक भी नहीं होना चाहिए। शादी का मतलब है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, सपोर्ट, एग्जैक्टली। क्योंकि कि कहते हैं ना कि 2 पार्टनर एक साथ आए हैं जिंदगी बिताने के लिए, तो जब जिंदगी ही बितानी है एक दूसरे के साथ, तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा मैटर करेगा अंडरस्टैंडिंग, और आप एक दूसरे का कितना साथ देते हो और समझते हो। हाँ, आजकल एक जो प्रॉब्लम मैं देखती हूँ लड़कियों में कि एडजस्ट करना पड़े, मैं नहीं करूंगी। तो एक होता है कि दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा लड़के भी करेंगे, थोड़ा लड़कियां भी करेंगी। एंड दूसरी चीज कि प्लीज इन लॉज को इन्वॉल्व मत करो, दोनों साइड के। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है। अभी के केस में भी आपने देखा होगा कि अब वो अपनी मदर के लिए बोल रही हैं कि इसने मुझे ऐसे बोला था, इसने मुझे ये कहा था। अब ये आ रहे हैं उनके बयान, क्योंकि जब जिंदगी तुम दोनों को बितानी है, तो उसमें तो इन्वॉल्वमेंट होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हीट अप आर्ग्यूमेंट्स होते हैं,
वो इन लॉस में बताती हैं तो वहां से फिर कुछ और नॉलेज आती है, यहाँ से कुछ और यहाँ से कुछ हो रहा है, तो फिर वो चल ही नहीं पाता। लड़ाई को जैसे मैं जब कपल काउंसलिंग करती हूँ, मैं उसमें ये सजेशन देती हूँ कि भाई अपनी एक बाउंड्री सेट करो, ठीक है, ये बाउंड्री के बियॉन्ड नहीं जाना है, ओपन कम्युनिकेशन रखो, कोई चीज बुरी लगी एट द मोमेंट उसको सॉल्व करो, ये नहीं कि मुंह फुला के बैठ के बात नहीं कर रहे 4-4 दिन, ये नहीं, या थोड़ा समय लेना है। कुछ लोग होते हैं कि नॉन वर्बल होते हैं, बहुत जल्दी नहीं बोल पाते हैं, तो ठीक है टाइम ले लो थोड़ा, 1 दिन 2 दिन, बट उस कॉन्फ्लिक्ट को देयर एंड देन खत्म करो। बिल्कुल, उसको ऐसे इमोशनल बैगेज मत बनाओ कि अब तो 4 साल बाद लड़ेंगे इससे, इस बात पे। वो नहीं होना चाहिए, फिर वो बहुत रिश्ता खराब करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पे ध्यान दीजिए, अपनी बाउंड्री सेट करिए, ओपन कम्युनिकेशन रखिए अपने पार्टनर के साथ। मुझे ये चीज बुरी लग रही है, मुझे लग नहीं रहा आप इमोशनली अवेलेबल हो मेरे लिए, या जो भी, दोनों के लिए ये बात करो और सॉर्ट करो। उसको नहीं हो पा रहा है, देन देयर इज दिस प्रोसेस ऑफ डिवोर्स, बिल्कुल, तब जा सकते हैं आप। मेरे को लगता है कि डिवोर्स उस केस में होना चाहिए जब ज्यादा ही हार्ड लग रहा है कि अब फिजिकल असॉल्टमेंट होने चाहिए, फिजिकल असॉल्ट हो गया या बहुत इमोशनल अब्यूज हो रहा है, अब लग रहा है कि नहीं, अब आई कांट टेक इट। हाँ, सामने वाले को, चाहे वो बीवी हो या हस्बैंड, हम उसको सुधार नहीं सकते, या नहीं लग रहा है कि इसकी साइड से सपोर्ट है, तो ठीक है, मूव ऑन देन। हाँ, और एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में जनरली चलता है कि जो ये वर्ड है फेमिनिज्म, मुझे लगता है कि इसका अब नेगेटिव पोर्ट्रेट होने लग गया है। हम फेमिनिज्म लेके आए थे कि हम वुमेन्स को एम्पावर करें, कि भाई इनके भी राइट्स हैं, पर आज कहते हैं ना कि फेमिनिज्म का ऐसा मिसयूज कर दिया इन्होंने कि कोई भी लड़की अगर फेमिनिज्म का वर्ड भी बोलते हैं ना कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, तो एक बड़ा ऑफेंसिव आता है कि अच्छा फेमिनिस्ट है, तो मतलब आप समझ रहे हो कि एकदम से माइंड में क्या जा रहा है, जजमेंट, ओह कि अब ये बात करेगी वुमेन्स राइट की, सामने वाले का तो अपोजिट तो उनको सुनना ही नहीं। उनका ये है कि इफ आई एम वेयरिंग समथिंग तो इट्स माय चॉइस, ठीक है, बट इट शुड बी कि मेरा तो कहने का सेंस मैम ये है ना कि देखो ठीक है, अधिकार हैं आपको, जैसे आप इसी पे बात कर रहे हैं तो आप खुल के मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि हम ये कहते हैं कि जैसे कोई भी रेप केसेस होता है कि एक पोर्ट्रेट हुआ कि लड़कियां कम कपड़े पहन रही थी, इसलिए मेरे को जिज्ञासा उठी, इसलिए इसका रेप हो गया, ठीक है। इसके में कंट्राडिक्ट ये आया कि हमारा राइट है कि हम कपड़े छोटे पहनेंगे, आपका क्या, ठीक है भाई, उनका भी कॉन्सेप्ट ठीक है, वो पहन सकती हैं, ठीक है, पर मुझे लगता है कि हर जगह का एक अपना रूल है। अगर आप बाहर निकल रहे हो, आप बाहर जा रहे हो घर से, तो आपको इतनी सेंसिबल ड्रेस तो पहननी चाहिए जो प्लेस अप, ठीक है, क्योंकि आपका इंटेलेक्ट मेरे को नहीं लगता वो किसी और के साथ मिल पाएगा। अब मेरा इंटेलेक्ट अलग है, आपका मैम अलग है, ठीक है। आप घर में हो, घर में आप एक रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्री के अंदर हो, अपने पेरेंट्स के साथ हो, पेरेंट्स कभी अपने बच्चे को जज नहीं करते, आप कुछ पहनो, कोई इश्यू नहीं। पर मुझे लगता है अब एक मैंने रील देखी थी गुरुद्वारे में, शायद एक लड़की वो मिनी स्कर्ट में, या केदारनाथ का वो था, अब तो बहुत ठीक है, कि वो रील बनाने के चक्कर में वो लाइक स्पोर्ट्स बारा में चली गई थी और उन्होंने फोटो खिंचवाए, तो मंदिर की जो कमेटी थी उन्होंने कहा था आज के बाद अगर कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर आया तो हम उसको भगाएंगे यहाँ से। अब तो सारे मंदिर में मैंने कालका जी में भी देखा है, वो पूरा डिस्क्लेमर लगाया कि मर्यादित कपड़े पहन। तो हम इसको ये तो नहीं कर सकते ना ये फेमिनिज्म है, क्योंकि हर जगह पे एक रूल होता है, बिल्कुल, ठीक है। आप स्पिरिचुअल जगह पे जा रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए आपको क्या पहनना है, ठीक है। क्योंकि मैं एक लड़का होके अगर ऐसी बात बोल रहा हूँ तो शायद मेरी बात कड़वी लगेगी। नहीं, लड़के भी तो नहीं जाएंगे ना टॉवल पहन के केदारनाथ, वो बरमुडा में थोड़ी चले जाएंगे, बरमुडा में थोड़ी चली पता है कि क्या पहनना। पर अगर मैं आज जो ये बातें बोल रहा हूँ तो शायद जो ये बात नहीं समझ सकता उसको ये मेरी बात बड़ी नेगेटिव लगेगी। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, वो ये कहेगा कि भाई ये नए आए हैं, ये हम पे ज्ञान देने वाले। पर अगर इस पे सच में विचार किया जाए तो इस चीज पे हमें सोचने की जरूरत है कि फेमिनिज्म हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, चाहे वो करियर लाइफ में हो, चाहे वो रिलेशनशिप की लाइफ में हो, चाहे कुछ भी हो। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक मैस्कुलाइन और मैस्कुलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम रिलेट करते हैं सिर्फ मैन से, जबकि दोनों के अंदर है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? ये बड़ा ही मेरे को था कि मैं हमसे पूछूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि एक एनर्जी डायरेक्ट करती है और एक एक्ट करती है, ठीक है, तो ये वैसे चलता है। अब मान लो आप घर चलाने के लिए मैं हूँ, अब
मेरी फेमिनाइन एनर्जी क्या कहेगी कि मेरे अंदर ममता है, मुझे वो प्यार आ रहा है, वो इमोशन शायद ये ज्यादा है, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी भी है जो अदर चीजें, जैसे घर को डायरेक्ट करना, या मैं घर की बड़ी हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कैसे अपने सिबलिंग्स को या फादर मदर को कैसे मैनेज करना है, कैसे घर मैनेज करना है, ये वो एनर्जी हो गई। तो ये आपके अंदर भी है। आपने जैसे बोला कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो आपकी वो फेमिनाइन एनर्जी दबा दी गई, सप्रेस कर दी गई कि नहीं तुमको प्यार नहीं दिखाना अपने बच्चे पे। क्यों नहीं दिखाना? अगर मैं पिता हूं, मैं क्यों नहीं दिखाऊं भाई? अपने बच्चे को भी मैं आगे, अपनी बीवी को, अपने माँ को, बाप को मैं नहीं दिखाऊंगा प्यार, भाई बहन किसको दिखाऊंगा? अब क्यों मुझे ओवर इमोशनल होने के लिए कहा जा रहा है? क्यों मुझे कहा जा रहा है कि अपने फेमिनाइन एनर्जी को ओवर ये एक्सप्रेस करो? नहीं, लड़कियां भी ऐसी होती है ना कि हाँ नहीं रो पाती हैं वो सिचुएशन में, शांत रह जाती हैं। मैं तो बहुतों को जानती हूँ जो, मैं जितनी इमोशनल हो जाऊं वो उतनी नहीं हो पाते, उनके लिए ये बहुत नॉर्मल होता है ना? तो ये हम कैसे उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं उस पे मैटर करता है। तो अभी के टाइम पे जरूरी है कि हम थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ठीक है, थोड़ा मेडिटेट करें। मेडिटेशन चलो लोगों को लगता है टाइम नहीं है, योगा के लिए टाइम नहीं है, ठीक है मत करो, या मेडिटेशन को धर्म से भी जोड़ दिया जाता है, बट आई ऑलवेज से कि ये बहुत ही साइंटिफिक चीज है। डोंट चैंट एनी मंत्रा इफ यू फील कि रिलीजियस है, जस्ट आंख बंद करो एंड अपनी सांसों पे ध्यान दो। बिल्कुल, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, अपनी श्वासों पे फोकस करो, कामनेस लेके आएगा वो आपकी। तो ये एनर्जी एक टाइम के बाद धीरे धीरे लाइफ में बैलेंस होनी शुरू होगी। अब आप बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज को देखो ना, जैसे पंकज त्रिपाठी हैं, और भी बहुत सेंसिटिवली बात करते हैं ना, वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं अपनी वाइफ के लिए अपना प्यार, अपने बच्चों के लिए अपने प्यार को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, और जहाँ पे मैस्कुलिनिटी की बात होती है वो भी करते हैं। बिल्कुल। तो ये बैलेंस वहां से आता है कि हम कितना एक्सपीरियंस ले रहे हैं लाइफ में, कितना अपने बॉडी को अंदर से काम कर रहे हैं। ब्रीदिंग मैंने इसलिए बोला कि अभी सोशल मीडिया एंड भाग दौड़ हैसल इतना है कि हम कुछ चाहिए कुछ काम करने के लिए, तो मैम एक वर्ड और आजकल बड़ा ही ट्रेंडिंग में, जेंडर सेंसिटाइजेशन। जी, तो ये वर्ड है क्या, ये और बता दीजिए। हाँ, जेंडर सेंसिटाइजेशन बेसिकली ये हुआ कि अभी जैसे हमने फेमिनिज्म की बात की, कपड़ों की ही बात की, या मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं कि लड़कों को पिंक नहीं करना है। अगर कोई लड़का पिंक शर्ट में आ जाए, हम तो हंस के उसका तो मजाक उड़ा के उसका जीना हराम कर देंगे कि फिर वो जिंदगी में ना खरीदे कभी पिंक कलर, है ना? ये हो जाता है। मुझे भी बड़ा पिंक कलर पसंद है एप्पल के फोन में, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, पर वो ये इंसान थॉट देगा कि मैं ले नहीं पाया, नहीं लूं, क्या सोचेंगे मेरे फ्रेंड्स बुली करेंगे, लास्ट में ब्लू लेना पड़ेगा मुझे। एंड वही चीज है कि हमें ये सोचना होगा कि हम देखिए अब इसका तो जेंडर सेंसिटाइजेशन यही होता है कि हम ये दो एनर्जीज को समझें, जो अर्धनारीश्वर फॉर्म है भगवान का, उसको समझें कि यही हमें चला रहा है, और वो दोनों चीजें हम सब सारे जेंडर्स के अंदर हैं, और वो हमें रेगुलेट कर रही हैं। अच्छा, ठीक है, आपको चोट लग रही है, आर यू आर अलाउड टू क्राई? अगर मुझे लग रहा है दैट आई कैन बी द ब्रेड अर्नर, तो मैं कर सकती हूँ, है ना? मुझे नहीं रोना आ रहा, मैं नहीं रोऊंगी। आपको रोना आ रहा है, यू शुड बी क्राइंग, यू मस्ट क्राई। इनफैक्ट ये होना चाहिए, ये हुआ जेंडर सेंसिटाइजेशन कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एक अवेयरनेस हो सबको जेंडर रोल्स के प्रति। तो इसको हमें स्कूल के कैरिकुलम में ऐड करना चाहिए ना? स्कूल्स में हर जगह होने चाहिए। इनफैक्ट छोड़ देते हैं हम, स्कूल को भी छोड़ते हैं, सबको छोड़ते हैं। अब जो जनरेशन गई वो तो चली गई। अब जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे होंगे या जो इस जनरेशन में बच्चे हो रहे हैं, अब सोशलाइजेशन जिसको हम समाजीकरण बोलते हैं, अब वहां से शुरुआत करो ना कि वहां पे उनके दिमाग में डालो कि मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर भी होता है, ऐसी चीजें होती हैं बेटा। हम फिजिकली डिफरेंट हैं कि आई एम अलाउड टू गिव बर्थ, वो मेल नहीं कर सकते टेक्निकली। फिजिकल डिफरेंस है कि फिजिकली हम थोड़े वीक हैं, आप थोड़े ज्यादा स्ट्रांग होंगे, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, स्ट्रांग एंड वीकनेस की तो लड़ाई ही नहीं है यहाँ पे। एक इक्वालिटी, एक इक्विटी की है कि एक जो बंदा हैंडीकैप्ड है, एक जो महिला है, एक पुरुष है, एक तीसरा जेंडर से कोई भी आ रहा है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। वो अपने आप को ऐसे पीछे या बिल्कुल लेफ्ट आउट ना महसूस करे, है ना? उसको ये कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर डाल दें हम धीरे धीरे बचपन से कि अपार्ट फ्रॉम जो फिजिकली रोल दिए गए हैं, बच्चा पैदा करना है नॉल, उसके बियॉन्ड ऐसा कुछ नहीं है। खाना बनाना तीनों जेंडर्स को आना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है ये लाइफ स्किल्स हैं। हाँ, बेसिक नीड है भाई, खाना तीनों जेंडर्स को। स्विमिंग, ड्राइविंग, कुकिंग, ये तो सबको आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम अपने घरों में अब जो जनरेशन आ रही है, बच्चों को सिखाना शुरू कर दे, सोशलाइजेशन उनकी इस वे में शुरू करें,
तो फिर एक अच्छा समाज बन सकता है मेरे हिसाब से। मैम लाइक बड़ा ही जिसे कहते हैं ना कि अवेयरनेस वाला काफ़ी डिटेल्ड में और बड़ा इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट है ये आज का। और मैं इसको यहीं पे ही लाइक समाप्त करना चाहूँगा जी। और इसको थोड़ा सा फिनिश करने से पहले एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। श्योर। ठीक है, चलो एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसा कोई मिसकंसेप्शन जो आप तोड़ना चाहोगे। अभी जिस टॉपिक पे उसके रिगार्डिंग करते हैं, मेन डोंट क्राई, प्लीज क्राई, यू शुड क्राई। ठीक है, मैन और वुमेन दोनों के लिए आप कोई ऐसा लेसन जो देना चाहते हो। बी एजुकेटेड, बी अवेयर अबाउट योर राइट्स, अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द जेंडर रोल्स। ठीक है, बी अवेयर अबाउट द जेंडर रोल्स, एजुकेट योरसेल्फ। और एक स्पेसिफिक लाइक मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि एक स्पेसिफिक सलाह जो आप आने वाली लड़कियों को देना चाहोगे या जो ऑलरेडी एक मैरिड लाइफ में है उनके लिए भी यूजफुल हो सके। फॉर द गर्ल्स जो अभी मैरिड नहीं है उनके लिए प्लीज अपने आप को आप मेंटली इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाइए। फाइनेंशियली फिर आप अपने आप हो जाएंगे। शिक्षित, अगेन शिक्षा इज ऑल द की। तो शिक्षित होएं, अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाएं, ये बिल्स एंड ऑल इन पचड़ों में ना पड़े। और जो फीमेल्स जो हु आर मैरिड, प्लीज ट्राई टू हैव एन ओपन कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर एंड अपनी बात एक्सप्रेस करो, चाहे वो आपकी सेक्सुअल नीड हो, इमोशनल नीड हो, इंटेलेक्चुअल नीड हो, टॉक ओपनली। और एक स्टीरियोटाइप जो आप सोसाइटी में तोड़ना चाहते हो। मैं क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं मेंटल हेल्थ को लेके कहूँगी कि प्लीज़ सबको, जैसे सर्दी जुकाम होता है वैसे ही हमारे स्ट्रेस एंड ऑल चीज़ें होती हैं, गो एंड सीक हेल्प, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज जो मैं खत्म करने से पहले आपसे जानना चाहूंगा, और जैसे मैम ने अभी कहा कि मैम साइकोलॉजिस्ट भी है, तो एक पॉडकास्ट हम साइकोलॉजी के ऊपर भी करेंगे आपके साथ। ठीक है, कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में मेरे को लगता है काफी फर्क है। तो जो हम देखते हैं आजकल रील्स में कि काफी लग्जूरियस लाइफ होगी और आप अपने पार्टनर के साथ घूमोगे, ये चीजें करोगे, तो आप कहते हैं कि स्टेबल लाइफ है। वो कोई चीज नहीं कर पा रहा है तो हम ये जर्नलाइज कर लेते हैं, पार्टनर को जज करने जज करने लग जाते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे। पर आप बताइए ये चीज कि जो दिखता है वो एक्चुअली में होता नहीं है। तो आप इस पे कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बिल्कुल शॉर्ट में। बिल्कुल वो रील है, आपकी लाइफ रियल है, हमारे रियल लाइफ के सिनेरियोज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हम अगर अपने परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, दैट इज पीस। वो होता है कि कोई कलेश नहीं, कुछ नहीं, मतलब कलेश होंगे, हम 365 दिन खुश नहीं रह सकते, ये भी है। बट एक जो रियल लाइफ होती है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। घूमना फिरना सब कुछ ठीक है, बट जितना कहते हैं ना कि हम या तो मेहनत करें वहां तक पहुंचने के लिए, नहीं हो पा रहा है तो जितने में है बी हैप्पी, डोंट मेक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने बात करी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में। जैसे मैम ने आज बताया कि सेक्स वर्कर्स के बारे में हमने बड़े डिटेल में जाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल। साथ में हमने बात करी मेंस के राइट के बारे में। ये एक कॉन्सेप्ट भी हमने मैम के साथ जाना, जेंडर सेंसिटाइजेशन, LGBTQ के बारे में हमने बात करी। तो अगर आपने इससे कुछ सीखा हो तो मैं आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट से सोसाइटी में कुछ चेंज आ सकता है तो आप कमेंट में भी जरूर लिखना। और ऐसे ही किसी टॉपिक पे आप कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में डालना, हम उस पर एक इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।